व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग वीडियो के अंदर। सारे के सारे लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे और मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। ओके सर, वेरी 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 एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग कंपनीज एक्ट का पार्ट 2 होगा, जहां पे हम लोग कंपनीज एक्ट को आज पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे, कंपनीज एक्ट को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमारे जनवरी 25 के बहुत ही ऑसम ऑसम रिजल्ट्स रहे। चाहे फाउंडेशन की बात हो, चाहे इंटर की बात हो, अल्टीमेट सीए के बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं। इसके अलावा सर ये सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दीजिए। स्पेशल 26 एक रिविजनरी सेशन से 6.0 चल रहा है। इससे पहले 5.0 4.0 दोनों आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। 6.0 हमारा लेटेस्ट सीरीज है। ये कौन से अटेम्प्ट के लिए? ये सितंबर 25, मई 25, जनवरी 26, ये 3 अटेम्प्ट या उसके आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल और सीए इंद्रेश गांधी, इन 2 चैनल्स के ऊपर ये फ्री रिविजनरी सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। अगर मैं टाइम की बात करूं तो शाम में 5 बजे रिविजन सेशंस होने वाले हैं। 9 मार्च से हमने चालू किया है और 20 अप्रैल तक ये हमारे चलने वाले है। सर अगर हम किताबों की बात करें तो कौन सी किताबों का हम लोग प्रयोग करेंगे? तो देखिए, 2 किताबों का प्रयोग करते हुए हम लोग चलने वाले हैं। एक चार्ट बुक है और एक क्वेश्चन बैंक है। अगर किसी बच्चे के पास ये किताब नहीं है तो वो ऑर्डर कर सकता है igsir.in के ऊपर से, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ मिलती है ऐप के ऊपर, सीए इंद्रेश गांधी उस ऐप का नाम है। ठीक है, प्लीज ये नए टेलीग्राम चैनल जो स्पेशल 26 6.0 का टेलीग्राम चैनल है, जरूर से उस पर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारा एक्चुअली इंस्टाग्राम अभी चल नहीं रहा है। एक्चुअली इसकी आईडी कहाँ पे? मेरे इंस्टा सीए इंद्रेश, अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम के ऊपर तो मैं आपको दिख जाऊंगा। उसी के बायो में देखो आपको स्पेशल 26 के लिंक मिल जाएंगी। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बाद में मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते है। ठीक है, ओके। सर हमारी इच्छा है स्पेशल 26 5.0 देखने की, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पेस के हिसाब से फटाफट कुछ चीजों को फिनिश ऑफ कर सकते हो। वैसे मैंने आपको ये एक वीक का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया था 15 मार्च तक, तो हमारा ये वाला दिन ऑलरेडी हो चुका है और आज है 10 मार्च। और आज हमारा टारगेट होने वाला है कि हमको कंपनीज एक्ट को पूरा पूरा फिनिश ऑफ करना है। राइट, यस। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आता है बेटा तो वो कहां पे मिलेगा? वो मेरे ग्रुप पे मिलेगा। यहां तक कि जो मेरे ये हैंड रिटन नोट्स मैं आपको बना रहा हूं, इसके लिंक भी मैंने ऑलरेडी ग्रुप के ऊपर शेयर कर चुका हूं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। चाहे तो बच्चों से पूछ सकते हो, अभी कुछ देर पहले पहले ही मैंने लिंक शेयर किया हूं। ठीक है, ओके सर, चलिए आ जाओ, ध्यान देंगे मित्रों। कल हमारा यहां तक सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। टाइप्स ऑफ कंपनी हम सब लोगों ने बढ़िया से देख लिया था। और आज हम लोग क्या बढ़ने वाले? आज हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग चलेंगे। क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। स्नेहा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पूरी राइटिंग प्रैक्टिस की बैच बेटा यूट्यूब के ऊपर लिया हूं। 8 लेक्चर्स है, उसके अंदर 2-2 घंटे के लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करवाए हूं इसी चैनल के ऊपर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, ऐसा सर्च करना क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच बाय इंद्रेश गांधी, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी बेटा। उसके अंदर वो पूरे 2 घंटे के लेक्चर में मैंने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस कराया, उसके अंदर 2 से 1.5 घंटे के अंदर। कुछ बच्चों को पता भी होगा शायद जिन्होंने वो बैच को अटेंड किए होंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए बोल दूं, इसके अंदर भी होगा, बट ऑब्वियसली बात है पहले मेरा फोकस होगा पूरा रिविजन के ऊपर, फिर मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन करूंगा और समय मिला तो एक आधे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैंने बैच ऑलरेडी ले चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, ओके सर, चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब सर हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे बेटा, वो टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या नाम है बोलो जल्दी से? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी उस टॉपिक का नाम है। सर इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, इंसानों का बर्थ होता है। क्या कह रहा हूं मैं? सुनो, जैसे
इंसानों का बर्थ होता है उसी प्रकार से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। फिर से रिपीट करूंगा मैं, जैसे हम इंसानों का बर्थ होता है उसी प्रकार से कंपनी का क्या होता है बेटा, उसी प्रकार से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है बोलो, इनकॉर्पोरेशन होता है। तो किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या लगता है, तो देखो सबसे पहले कुछ लोग, जैसे पब्लिक कंपनी में 7 लोग, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग और ओपीसी के केस में 1 लोग, कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है। किसके पास डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना पड़ता है, आरओसी, इसका मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक अथॉरिटी है बेटा गवर्नमेंट की, जो बेसिकली लोगों से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके उनको कंपनी बना के देती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को, जैसे पब्लिक के केस में, प्राइवेट के केस में, ओपीसी के केस में डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, और आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। और जब आरओसी को लगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम बढ़िया है, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देती है। क्या कर देती है बोलो, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देती है। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? यस, ओके सर, मुझे एक बात बताइए, जिस समय, जिस डेट के ऊपर आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है, उसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर सिन नंबर दिया होता है। क्या दिया होता है बोलो जल्दी से, सिन नंबर दिया होता है। सिन नंबर का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हम इंसानों के लिए आधार नंबर होते हैं, पैन कार्ड नंबर होते हैं, उसी प्रकार से कंपनी के लिए सिन नंबर है बेटा, और कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है, ठीक है ना। तो कंपनी के लिए क्या है बेटा, सिन नंबर है। बोलो क्या नंबर है, बोलो जल्दी से मुझे, सिन नंबर है। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे बोलता है, क्या बोला रखा है बोलो जल्दी से, सर ऐसा यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। ओके सर, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने फाइल किया है ना बेटा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को मेंटेन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 पन्ने दिया बेटा आरओसी के पास, तो पूरे 10 पन्नों को मेरे को अपने जो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, मुझे वहां पे उसको प्रिजर्व करके रखना होता है। मतलब मुझे उसको उन डॉक्यूमेंट्स में फाइल बना के, मुझे उस फाइल को अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, किसी के घर पे अगर बिजनेस होगा बेटा, और आज भी ट्रेडिशनल तरीके से अगर बुक कीपिंग की जाती होंगी, तो बुक्स को ऐसे लाल कलर के इसमें लाल कलर के कपड़े में बांधकर ऐसे माले के ऊपर चढ़ा देते हैं बेटा। मतलब उन्होंने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभाल के रखा। मैं सीए इंटर में आपको पढ़ाऊंगा, सीए इंटर के लॉ में, कि आपको 8 सालों तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर ऐसा पाया गया, क्या कहा मैंने बोलो, अगर ऐसा पाया गया बेटा कि इनकॉर्पोरेशन के समय अगर किसी ने झूठी या गलत इंफॉर्मेशन दिया था, फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, तो उस पर्सन को हम लोग 447 ऑफ कंपनीज एक्ट में कुछ सजा दे के रखी है, कुछ पेनल्टी दे के रखी है, कुछ जेल दे के रखी है। तो वो पेनल्टी हम लोग उस पर्सन के ऊपर लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए बनाते वक्त अगर मैंने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दिया होगा आरओसी को, तो आरओसी क्या करेंगी, मुझे 447 सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगा देंगे मेरे ऊपर। उसमें लिखा गया है जेल के बारे में, फाइन के बारे में, ऐसा वहां पे लिखा गया है। तो आरओसी उतना अमाउंट चार्ज कर देंगी क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल चार्ज कर देंगी। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये पूरी पूरी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ रही है क्या? जल्दी जल्दी बताइए मुझे, है ना। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो 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 मुझे जल्दी से, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, है ना। यस, ठीक है। चलो 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 दोस्तों, चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सर अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जहां पे हम लोग बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को फाइल करना पड़ता है। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं बोलो जल्दी से। सर यहां मैं बात कर रहा हूं, देखो अपन ने देखा ना कि कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। तो सर कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। ओके सर, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोग फाइल करेंगे? तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा बेटा?
एमओए और एओए साइन करके आपको देना पड़ता है किसको, आरओसी को। सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से, क्या बोल के रखा है, बोलो जल्दी से। सर सबसे पहला पॉइंट बोल के रखा है कि एमओए और एओए को मुझे साइन करके देना पड़ता है किसको, सब्सक्राइबर्स के द्वारा। सर सब्सक्राइबर कौन होते, जो लोग, ये देखो ये लोग है सब्सक्राइबर। जैसे अल्टीमेट सीए बनाते वक्त हम 6 लोगों ने एप्लीकेशन डाला था आरओसी को कि हमको अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, तो इस केस के अंदर हम सारे 6 लोग क्या हो गए बेटा, सब्सक्राइबर हो गए। तो हम पूरे के पूरे सब्सक्राइबर लोग, मतलब जितने भी हम एजुकेटर्स है, हम जैसे कौन 6 लोग हैं सर बताओ ना जरा। जैसे देखो हम सारे के सारे जो फैकल्टीज है हम सारे सब्सक्राइबर बोले जाएंगे। तो इन सारे सब्सक्राइबर ने साइन किया एमओए और एओए को, और किसको दिया बेटा, और आरओसी को दिया। किसको दिया बोलो जल्दी से, आरओसी को दिया। क्या आप इस बात को समझे क्या, अरे बोलो ना राजा, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस सर, ओके। अब दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो, डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब देखो कंपनी बनाने के लिए हो सकता है मैंने किसी सीए की या सीएस की या सीएमए की या एडवोकेट की सहारा लिया होगा, तो उस पर्सन के द्वारा डिक्लेरेशन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, वो पर्सन एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, और इसके साथ साथ एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड द रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद। इसका मतलब क्या है समझो, इनका कहना है कि जो प्रोफेशनल पर्सन एसोसिएट है कंपनी बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके साथ, जब अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड बना रहे थे तो हमने सीए सिद्धेश दफ्तरी, है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक फ्रेंड है मेरा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ, है ना, सीए सिद्धेश दफ्तरी, मैंने उसका सहारा लिया। मैंने सिद्धेश से क्या कहा, भाई तू एक काम कर, मुझे एक कंपनी बना के दे अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड नाम से, समझ रहे क्या? तो अब यहां पे क्या होगा, जो सीए सिद्धेश दफ्तरी है ना, उस पर्सन वो एक सर्टिफिकेट देगा कि इस कंपनी को बनाने के लिए जितने भी चीजें हैं लॉ में लिखी हुई है, जितने भी एक्ट है, जितने भी रूल्स है, मैंने उसका क्या किया हो, कंप्लायंस किया, मतलब अल्टीमेट सीए ने उसका कंप्लायंस किया है। समझ में आ गया कि आपको मैंने जो 2 बातें बताया, एमओए एओए को साइन करना बताया, और दूसरा जिस प्रोफेशनल का आप सहारा ले रहे हो वो प्रोफेशनल व्यक्ति क्या करने वाला है बेटा, वो प्रोफेशनल व्यक्ति यहाँ पे साइन करके देने वाला है कि जो भी एक्ट के रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हुए हैं। क्या हुए हैं बोलो जल्दी से, वो फुलफिल हुए हैं। बढ़िया। विशाल सोनी कह रहे हैं थैंक यू सर, आपके कारण लॉ में 61 मार्क्स दिलवा दिए, आपके लॉ ने 61 मार्क्स दिलवा दिए। क्या बात है विशाल, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ऑल द बेस्ट फॉर सीए इंटर बेटा, बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से मचाओ, ठीक है। आइए अब देखो क्या तीसरा पॉइंट, अब तीसरा डॉक्यूमेंट देखो कौन सा है। तीसरा डॉक्यूमेंट, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम और फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। अब देखो क्या बोल के रखा है सर, ये जो सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइबर कौन है आपको पता है सर, ये पूरी 6 फैकल्टी सब्सक्राइबर है, और इनमें से मैं आपको एक बात बताऊं, इनमें से आपको एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं सिर्फ 1, 2 और 3, ये 3 कौन है बेटा, डायरेक्टर है अल्टीमेट सीए के अंदर। क्या है बोलो जल्दी से, एग्जांपल है, डायरेक्टर है अल्टीमेट सीए के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर देखो क्या बोला, वो पर्सन जो सब्सक्राइबर है और वो पर्सन जो डायरेक्टर है। मान लो फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए में मुकेश अंबानी डायरेक्टर होते हैं, सब्सक्राइबर नहीं है वो, पर वो पहली बार डायरेक्टर बनते हैं, मतलब जो कंपनी बनाने के बाद पहली बार डायरेक्टर बनेंगे, उसमें से एक मुकेश अंबानी थे। तो मुकेश अंबानी और पूरी 6 फैकल्टीज यानी कि पूरी अल्टीमेट सीए की टीम के द्वारा डिक्लेरेशन लगेगा 3 पॉइंट को लेके। बोलो ना जल्दी से मुझे, कितने पॉइंट को लेके, 3 पॉइंट को लेके डिक्लेरेशन लगेगा। सर कौन से 3 पॉइंट है, देखो सबसे पहला पॉइंट है क्या, he is not convicted of any offense with respect to promotion, formation and management of the company। मतलब क्या, जब मैं कंपनी बन रही थी तो मैंने डिक्लेरेशन दिया, मेरे जैसे हम 6 फैकल्टीज ने डिक्लेरेशन दिया कि हम लोग किसी भी प्रकार से कोर्ट के द्वारा हम कन्विक्ट नहीं किए गए किसी कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में हमने कोई ऑफेंस किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम 250, अगर आपको एक याद है कुछ साल पहले इंडिया में एक स्कैम हुआ था फ्रीडम 250 नाम से बेटा। जैसे अभी कुछ अगर मैं बात करूं मुंबई के अंदर भी एक स्कैम हुआ था बेटा, वो डायमंड कंपनी वाला, अच्छा ही कुछ तो भी नाम है बेटा उस कंपनी का, मैं भूल रहा हूं, डायमंड वाला है ना, फोर्ब्स या कुछ तो भी, अच्छा टॉरस नाम है उसका। तो अब सोच के देखो वो जो टॉरस कंपनी जिन भी लोगों ने बनाई होंगी बेटा, उन्होंने बेसिकली कंपनी बनाई किसके लिए बेटा,
ऑफेंस करने के लिए, गलत काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या ने मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में फ्रॉड किया किंगफिशर में, है ना, इसलिए तो मतलब यहां पे विजय माल्या अगर कोई भी नई कंपनी बनाएगा तो उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और किस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बेटा कि वो किसी भी कंपनी को बनाने के लिए फ्रॉड घोषित नहीं किया गया है, ऐसा उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। समझे क्या? तो हम लोगों ने भी डिक्लेरेशन दिया अल्टीमेट सीए बनाते वक्त कि इससे पहले मैं किसी भी कंपनी के रिलेशन में कोई प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं हुआ हूं, मतलब कोर्ट ने मेरे को बजाया नहीं है बेटा। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है। ठीक है, दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए। देखो हमारे बीच में मिति जैन है बेटा, जिनका क्या कहना है सुनो। गाइस आई मस्ट से टू प्लीज अटेंड दिस सीरीज एज पर द शेड्यूल बस बिकॉज द चार्ट बुक एंड स्पेशल 26 आई स्कोर फ्रॉम 29 to 50 मार्क्स इन लॉ। अरे भाई साहब मजा आ गया बिल्कुल, है ना। तो भाई अटेंड कर लो, है आपके साथ, आपके सामने सब कुछ चीजें है। ठीक है, आइए पहला। दूसरा देखो क्या मेरे को दूसरी बात क्या देना है मुझे, हम सारे सब्सक्राइबर्स को, क्या कि हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड या मिसफियंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी to any company under this act or any of the previous company law during the last 5 years। मतलब क्या बोला देखो, इनका कहना है कि मैंने क्या नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, मिसफियंस मतलब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने कुछ ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया बेटा 5 सालों के अंदर। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखो ये टाइमलाइन है बेटा, मान लो अगर मैं इस समय कंपनी बना रहा हूं तो पिछले 5 सालों में मैंने कुछ गलत काम नहीं किया हूं। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि जिस समय गलत काम किया वहां से 5 साल तक आप कंपनी बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। सर 5 साल के बाद बना पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बना पाएंगे। 5 साल तक का ही रिस्ट्रिक्शन यहां पे दे के रखा है, जो यहां पे सब्सक्राइबर को देना है कि पिछले 5 सालों में मैंने कोई फ्रॉड या मिसफियंस किया हो क्या? नहीं सर नहीं किया हो। समझे क्या बात को? किया हो क्या? नहीं सर नहीं किया हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो अब क्या, एंड that all the documents filed with the registrar for registration contain information that is correct and complete and true to the best of knowledge and belief। और इनका कहना है सेम वही प्रोफेशनल वाली बात है बेटा कि हमारे हिसाब से जितनी भी हम इंफॉर्मेशन आरओसी को दे रहे हैं ना, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है, ट्रू है, और इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन झूठी नहीं है और कोई भी इंफॉर्मेशन छूटी नहीं है। मतलब करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है। क्या कहा मैंने? बोलो, करेक्ट भी है और कंप्लीट भी है। समझे क्या आप बात को? क्या सारे लोग इस बात को एकदम बढ़िया से समझ गए क्या? मुझे बोलो बेटा, क्या आप ये बात को समझ गए? 3 डॉक्यूमेंट्स आपको एकदम क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या ये 3 डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर है क्या? इतना बता दो, फिर मैं आगे चलता हूं, फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर बताता हूं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ट्रेंडिंग फॉर यू, आप मेरे लिए आप मुझे डीएम करो टेलीग्राम के ऊपर, आपका इशू मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो सर आ जाएंगे अब अगले पॉइंट के ऊपर। ओके, अब देखो ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपन ने दे दिया। अब चौथा डॉक्यूमेंट क्या कहता है? एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। मतलब आपका टेम्पररी एड्रेस क्या है? कंपनी बनने तक अगर आरओसी को कांटेक्ट करना है तो वो कौन से एड्रेस के ऊपर कांटेक्ट करेंगी, उसके बारे में आपको एक टेम्पररी एड्रेस देना है। क्या देना है? बोलो जल्दी से। टेम्पररी एड्रेस आपको देना है। ठीक है, ओके। फिर उसके अलावा देखो, फिर यहां पे आपको क्या देना है? यहां पे आपको हर एक सब्सक्राइबर मतलब हम 6 फैकल्टीज का देखो नाम बताना है, सरनेम बताना है, फैमिली का नाम बताना है, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ये बताना है। इसके अलावा अगले पॉइंट में देखो डायरेक्टर से रिलेटेड अगला पॉइंट है बेटा। इसके अंदर सेम ऊपर की डिटेल्स यानी कि नाम, सरनेम, घर का नाम, नेशनैलिटी, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है जो है बेटा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इंसानों के लिए आधार नंबर होता है, वैसे जो इंसान कंपनी में डायरेक्टर बन रहे उनको डिन नंबर लेना पड़ता है, और वो डिन नंबर जब कंपनी फॉर्म हो रही है उस समय वो डिन नंबर को देना पड़ता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा अब देखो द पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स या बॉडी कॉर्पोरेट अलोंग विद देयर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन विच सच फॉर्म
एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझो आप बात को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे बारे में बात करूंगा। मैं जो हूं ना बेटा, मैं ऑलरेडी आईजी सर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर डायरेक्टर हूं। आप समझो बात को। मैं ये आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है आपको समझेगा नहीं इजीली। मैं जो कह रहा हूं सुनो आप एग्जांपल, फिर आपको समझेगा। देखो, मैं ऑलरेडी आईजी सर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूं। अब मैं अल्टीमेट सीए में डायरेक्टर बनना चाहता हूं। मतलब मैं ऑलरेडी किसी एक का हूं, अब मैं दूसरे का होना चाहता हूं, वो भी साथ साथ में। समझे क्या आप बात को? बोलो डबल डेटिंग, है ना? आइए, अब ऐसे केस के अंदर, मतलब सॉरी क्या बोल रहा था मैं, डबल डायरेक्टरशिप यहां पे हो रही है। ठीक है, अब आप समझना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुझे कंपनी को कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ, मैं ऑलरेडी एक जगह डायरेक्टर हूं और मैं दूसरी जगह डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं। मेरे ऊपर कोई गन मार के इन्होंने डायरेक्टर बनाया, ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हूं, पर मैं एक जगह और डायरेक्टर बनना चाहता हूं। समझे क्या बात को? ऐसा डिक्लेरेशन मुझे देना पड़ेगा, कंसेंट मुझे देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। कंसेंट मुझे देना पड़ेगा। क्या आप इस बात को समझे? क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स एब्सोल्युटली क्लियर है? तो पहला एमओए हुआ, दूसरा प्रोफेशनल के द्वारा डॉक्यूमेंट हुआ, तीसरा डिक्लेरेशन हुआ सब्सक्राइबर्स के द्वारा, चौथा एड्रेस हुआ, पांचवा सब्सक्राइबर की डिटेल्स हुई, छठवां डायरेक्टर की डिटेल्स हुई, सातवां अगर मैं बात करूं तो अगर मेरा किसी दूसरे के अंदर इंटरेस्ट है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा और मुझे अपना कंसेंट भी देना पड़ेगा। क्या? यस सर, मुझे अपना कंसेंट भी देना पड़ेगा। सर ये आज तक कितने बार पेपर में आया है? आज तक एक भी बार पेपर में नहीं आया बेटा। ये वाला जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला टॉपिक है ना, एक भी बार नहीं आया। ठीक है, जिस फॉर्म की मदद से आप लोग कंपनी फॉर्म करते हो बेटा, वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आजकल ऑनलाइन हो गया। तो उस फॉर्म का नाम क्या है? स्पाइसी। स्पाइसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी को बनाने वाली बातें के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। ठीक है, ओके। चलो अब ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें समझ नहीं आता पेपर में हमको कितना लिख के आना है अगर टॉपिक आया तो। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर मॉड्यूल को चेक करोगे ना, अकड़ बकड़ धकड़ इतनी सारी बातें लिख के रखी है इसके अंदर, आप सोच नहीं सकते। वो मॉड्यूल का सारी पूरा के पूरा निचोड़ के मैंने चार्ट बुक के अंदर डाला हूं। अब आप चार्ट बुक के अंदर भी अगर कम करने का सोच रहे हो बेटा, तो मतलब भगवान ही मालिक है बेटा। फिर तो अब मैं क्या बोलूं, आप सोच के देखो, पूरे सीए फाउंडेशन को, लॉ को मैंने 140 पेजेस में समराइज कर दिया। अभी कुछ दिनों में मैं उसका भी निचोड़ निकाल रहा हूं, उसको भी 90 पेजेस में करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप समझ रहे क्या बात को? चालू है मेरा काम उसके ऊपर। बट आप सोच के देखिए, उसके बाद भी बच्चा पूछ रहा कि सर मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसमें से भी मुझे कितना ध्यान रखना होगा? अरे भाई अब क्या जान लेगा आईसीआई की? मतलब एक काम करना, लिखी मत ना कुछ, है ना? मैं लिखी मत कुछ, छोड़ दे, ब्लैंक पेपर लिख दे। मतलब आईसीआई तुम लिखते बैठो तुम्हारे हिसाब से जो तुमको ठीक लगा वो। अरे बेटा ये मिनिमम चीज है जो आपको, कम से कम चीज है जो आपको लिख के आना है पेपर के अंदर। कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर छोड़ा नहीं, सब कुछ 100% कॉन्सेप्ट कवर्ड है इसके अंदर। एक भी चीज इसके अंदर छूटी नहीं है। आईआरएफ के बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालो, बाकी पूरे 6 के पूरा 100% कंटेंट इसके अंदर है। जिन लोगों के पास ये किताब होंगी उनको पता होगा ये बात ऑलरेडी, है ना? यस, चलिए सर आइए सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब सर चार्ट बुक के पॉइंट्स को आंसर की तरह लिख सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के चार्ट बुक में पॉइंट वाइज चीजों को किया हो बेटा, ताकि आप उसको आंसर में भी पॉइंट वाइज अपना आंसर लिख के आए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आप सारे लोग ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है ना? देखिए igsir.in, सुनो बात को अच्छे से। igsir.in के ऊपर जाना आप, ये देखो यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज है, इस फ्री रिसोर्सेज के ऊपर क्लिक करना आप। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सीए फाउंडेशन लॉ मिल जाएगा। ओ माय गॉड, हाँ सीए फाउंडेशन लॉ मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखो राइटिंग प्रैक्टिस के मैंने सेशंस लेके रखा हूं। ठीक है, देखो लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बैच दिख रही है क्या आपको? इसके अंदर 8 लेक्चर दिख रहे हैं क्या आपको यहाँ पे, है ना? तो किसी को अगर बहुत ही फटा पड़ा है बेटा, जिसको मतलब आप सोच के देखिए, जिसको राइटिंग बिल्कुल आई नहीं है लॉ की, वो आप ये बैच देख लेना, आपका काम बन जाएगा। किसी को और राइटिंग प्रैक्टिस करना है, देखो ये आरटीपी का मैंने राइटिंग प्रैक्टिस लेकर रखा हूं, आप वो भी देख सकते हैं। पर ये वाला बैच जरूर देखना जिसको राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत है। यूट्यूब के ऊपर फ्री सेशन है बेटा ये, ठीक है ना? तो आप जरूर से इसको कंसिडर कीजिएगा एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे मैंने पॉइंट वाइज आंसर्स लिखवाया हूं। समझ रहे हैं आप बात को?
आपको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं लिखना है, आपको आंसर कैसे लिखना है बेटा, पॉइंट वाइज आपको आंसर लिखते हुए चलना है। क्या सारे लोगों को ये बात समझी क्या जो मैंने आपको बताया? मैं दोबारा से एक बार बताऊं कि आपको मैंने कहां पे गया, मैं देखो igsir.in के ऊपर गया, यहां पे फ्री रिसोर्सेज का टैब है, उसके ऊपर क्लिक किया, फिर ये वाला फोल्डर खुलेगा, इसमें सीए फाउंडेशन लॉ फोन के अंदर नीचे दिखता है, सीए फाउंडेशन लॉ इंटर लॉ, तो ये सीए फाउंडेशन लॉ वाले टैब में चले जाना, तो यहां पे आपको पूरा राइटिंग प्रैक्टिस और सारी चीजें यहां पे आपको दिख जाएंगी। समझे क्या? सारे लोग अभी समझ गए तो प्लीज यस सर तो लिखो बेटा, कम से कम मुझे तो समझे कि आपको समझाया नहीं समझा करके, है ना, ऐसा। ठीक है, चलो, गॉट इट एवरीवन, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। चलिए, क्या बात है, आओ 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 सारे लोग, चलिए देखो। अब देखिए क्या मित्रों, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए, सुनना। देखो, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये पैराग्राफ पढ़ो, क्या जबरदस्त बात लिखी है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? वेयर द कंपनी हैज गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या बाय रिप्रेजेंटेशन और सप्रेसिंग ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट या इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन फाइल और मेड इनकॉर्पोरेशन बाय एनी फ्रॉडुलेंट एक्शन। इसका क्या कहना है समझो। इसका कहना है कि लोगों ने, समझना बात को, लोगों ने आरओसी का काट लिया बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपने झूठी इंफॉर्मेशन दी या आपने पूरी सच्ची इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब इसे बोला जाता है सप्रेसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसको मटेरियल फैक्ट बोलते हैं। या कोई इंफॉर्मेशन आपने, समझ रहे, क्या फेक फाइल की है। तो अगर ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है, जैसे इंसानों के लिए कोर्ट है बेटा, वैसे कंपनीज के लिए होता है ट्राइब्यूनल। क्या कहा मैंने, बोलो। जैसे इंसानों के लिए कोर्ट ऑफ लॉ होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसा किसके लिए, कंपनीज के लिए ट्राइब्यूनल होता है। तो ट्राइब्यूनल को अगर पता चला कि कुछ लोगों ने चोट्टेपना वाली हरकतें की है और उन्होंने गलत गलत इंफॉर्मेशन देके कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो ट्राइब्यूनल इन 5 में से कोई भी ऑर्डर को पास कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से, सबसे पहला, ट्राइब्यूनल कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जिससे वो मैनेजमेंट को रेगुलेट करे। जैसे मैं आपको बताता हूं, बीच में येस बैंक के अंदर फ्रॉड निकला था बेटा, तो ट्राइब्यूनल ने क्या किया था, येस बैंक के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सबको कुपचे में ले लिया, सबको बेटा कोने में लिया, बका बुक्के बुक्के, और क्या किया, और एसबीआई के लोगों की, जो एसबीआई की मैनेजमेंट है, उसको येस बैंक को, मतलब उसको येस बैंक में बैठा दिया कि आप इस कंपनी को चलाओ करके। इसे बोला जाता है रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट। समझे क्या आप बात को? मतलब मैनेजमेंट को बदल देना ये ट्राइब्यूनल कर सकता है। ट्राइब्यूनल मेंबर्स की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। ट्राइब्यूनल कंपनी के नाम को ही रिमूव कर सकता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से, या कंपनी को ताले मार के, दरवाजे बंद करके असेट्स को बेच के लाइबिलिटीज को पे करवा सकता है, या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो ट्राइब्यूनल को ठीक लगे, यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाला पॉइंट है। पर कोई भी ऑर्डर को पास करने से पहले, यानी कि बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर, ट्राइब्यूनल एक बार मौका देंगी कंपनी को कि आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो क्या, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या, नहीं नहीं बोलो, कुछ बोलना चाहते हो क्या आप अपने सफाई में, तो बोल दो अभी एक बार हमको, है ना। तो ट्राइब्यूनल यहाँ पे सफाई का मौका देगा बेटा। किसको ट्राइब्यूनल सफाई का मौका देगा? कंपनी को सफाई का मौका देगा। और अगर कंपनी ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए, उन ट्रांजैक्शंस को एक बार ट्राइब्यूनल कंसिडर करेगा, एंड देन फिर उसके बाद जो भी उसको डिसीजन देना है ना, वो डिसीजन वो देने वाला है। क्या? यस सर, देने वाला है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों, मैंने इतने प्यार से अभी समझाया कि ट्राइब्यूनल कौन होता है करके, अब ये ट्रेंडिंग फॉर यू फिर से वही टॉपिक पूछे, सर ट्राइब्यूनल क्या होता है। अब आप सही में शोभा देता है क्या, मुझे बताइए। यार रिवीजन लेक्चर चल रहा है बेटा अपना, और मैं एक ही टॉपिक को रेगुलर की तरह 3-3 बार 4-4 बार अगर मैं घिसते रहूंगा तो हो गया बेटा, रिविजन लेक्चर के लग गए अपने नारे पूरे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप समझिए बात को। मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको समझाया नहीं करके, मैंने आपको समझाया ट्राइब्यूनल क्या होता है, उसके बाद भी अब पूछ रहे मैं क्या बोलूं, बताइए मुझे जल्दी से, है ना। चलो आओ ध्यान दो। अब तो सर यहाँ पे क्या होता है, ट्राइब्यूनल क्या देता है, बोलो जल्दी से बेटा। ऑर्डर यहाँ पे देता है, ठीक है, ओके सर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो बेटा जी। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में सर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ओके सर। ध्यान दो सर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो, सुनो 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 सर,
यहाँ पे जो सब्सक्राइबर लोग हैं ना, ये सब्सक्राइबर लोग क्या करते हैं बेटा, ये सब्सक्राइबर लोग आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स अगर आरओसी को पसंद आए तो आरओसी क्या दे देती है, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है। मतलब मैं अगर आपको एक टाइमलाइन पे बताऊं ऐसा, तो यहां पे मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया और यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई बेटा। क्या हो गई बोलो जल्दी से, यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। क्या हो गई बोलो जल्दी से, सर यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। क्या हो गई बोलो, इनकॉर्पोरेट, मतलब कंपनी बॉर्न हो गई। तो सवाल बनता है कि इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या है। क्या कहा मैंने, बोलो, इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या है, उसके बारे में यहां पे बातचीत अपन लोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं कि सर अगर कोई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए थे और वो कंपनी बाद में इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या है। तो देखो इसका इफेक्ट है कि जिस दिन से कंपनी, क्या कहा मैंने, बोलो, जिस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इसके जो स्लैब्स वाले फीचर्स है ना, ये सारे के सारे फीचर्स क्या हो जाते हैं बेटा, एक्टिवेट हो जाते हैं। जरा मुझे स्लैब्स वाले फीचर्स बताइए। सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये पांचों के पांचों फीचर्स क्या हो जाते हैं, कंपनी के एक्टिवेट हो जाते हैं जिस समय कंपनी क्या हो रही है, जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस समय। क्या कहा मैंने, बोलो, जिस समय कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उस समय हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसे देखो, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड कंपनी क्या करेंगी, इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शंस। ऑल फंक्शंस कौन से है, वही बेटा स्लैब्स वाली चीज है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी सारी चीजें कर सकती है। जैसे नीचे लिखा भी है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएंगे बेटा। इसके अलावा कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा एज कंपेयर टू मेंबर्स। एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकती है और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले सकती है। अगर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेती है, इसका यह मतलब नहीं होता कि वो दूसरी कंपनी पूरी खत्म हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया था, या टाटा मोटर्स ने जैगवार को एक्वायर किया था, जैगवार एंड लैंड रोवर को। तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि जैगवार और लैंड रोवर का बेटा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनी जैसी चल रही थी वो चल रही होती है, बस अब वो किसके अंदर काम करने वाली है, जिस कंपनी ने उसको एक्वायर किया है उस कंपनी के अंदर वो काम करने वाली है। गॉट इट एवरीवन, यस सर, एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम जबरदस्त। चलिए अब आ जाओ, अब बहुत ही बेसिक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये सारी बातें आप 12वीं वगैरह में भी पढ़ते हो बेटा, कि क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स वगैरह क्या होता है। ये आई थिंक सो आपके अकाउंट्स के अंदर भी आता है। आपको आता है कि नहीं आता है, जरा कमेंट करो तो बेटा। क्या ये अकाउंट्स के अंदर आता है क्या, अथराइज कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, क्या ये सब चीजें है क्या आप लोगों को, है ना। यस, देखो सबसे पहली बात तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या है। शेयर कैपिटल का मतलब होता है शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब अगर मेरे पास रिलायंस का शेयर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलायंस का शेयर कैपिटल बना हुआ है उसके अंदर एक हिस्सा किसके पास है बेटा, मेरे पास है, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहली बात तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी इशू कर सकती है उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है यहां पे अथोराइज कैपिटल। क्या बोला जाता है, अथोराइज कैपिटल। जैसे रिलायंस का अथोराइज कैपिटल कितना है, 15 लाख करोड़। कितना है बोलो जल्दी से, 15 लाख करोड़ कितना है बेटा रिलायंस का अथोराइज कैपिटल। सही बोल रहा हूं ना मैं, 15 लाख करोड़ की ज्यादा बोल दिया मैंने। चलो दिखा दूं क्या आपको, है ना। जैसे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है बेटा किसके ऊपर, है ना, ये साइट के ऊपर कंपनी डिटेल्स एमसीए ऐसा डालने का, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, अरे ये नहीं चाहिए रे बाबा हमको। कंपनी मास्टर डेटा कहा गया रे। हाँ देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से पूरी बातें समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई पर मास्टर डेटा आ जाना। हाँ
अरे यार कुछ एरर चल रहा है इनके ऐप के ऊपर। देखो यहाँ पे लिख के रखा है अपोलॉजीज, देयर हैज बीन सम इंटरनल एप्लीकेशन एरर। कुछ साइट वाइट पे चल रहा हूँ इनके, ठीक है। चलो अब समझो, नहीं होगा आपके नसीब में देखना ऑनलाइन। चलिए सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो। अथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जितना कंपनी को रेस करना है बेटा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बारे में सर हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। मतलब क्या कि बेसिकली एक कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर पूरा कितना पैसा बुला सकती है, उसको अथोराइज कैपिटल बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए की बात करूं तो अथोराइज कैपिटल 1 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। ओके अब ध्यान दो, इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने टोटल कैपिटल में से कितना पार्ट शेयर्स का लोगों के लिए इशू कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1 करोड़ में से हमने अभी 10 लाख रुपए इशू कर दिए हैं। क्या कर दिए बोलो? 10 लाख इशू कर दिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे 10 लाख मैंने इशू किया पर लोगों ने अप्लाई किया 7 लाख रुपए के लिए ही, तो उसे बोला जाता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब वो 7 लाख में से अगर मैंने बुलाया 5 लाख रुपए ही, तो उसे बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। पर 5 लाख में से लोगों ने 4 लाख ही पे किया, तो उसको बोला जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? कॉल्ड अप कैपिटल उसे कहा जाता है, ठीक है ना। यस अब दोस्तों सारे लोग ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मैंने आपके साथ बहुत ही जबरदस्त बात किया। मैंने आपको यह बताया यहाँ पे अथोराइज कैपिटल मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, इशूड मतलब अथोराइज में से कितना पार्ट इशू कर दिया, फिर इशूड में से सब्सक्राइब मतलब लोगों ने कितना अपने कैपिटल को सब्सक्राइब किया। समझे आप बात को? फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कितना पैसा लोगों से मैंने बुलाया, और पेड अप का मतलब होता है कितना उन्होंने पे किया। क्या किया बोलो जल्दी से? कितना उन्होंने पे किया। ओके सर शेयर का मतलब क्या है? शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और इसके अंदर स्टॉक भी इंक्लूडेड होता है। स्टॉक का मतलब होता है बंडल ऑफ शेयर्स। जैसे 10 शेयर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो वो एक स्टॉक बनेगा, इसे बोला जाता है स्टॉक, ठीक है। सर शेयर कंपनी के अंदर का एक इंटरेस्ट होता है, ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो ट्रांसफरेबल होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब जैसे मेरे पास अभी रिलायंस के शेयर है जो भयंकर घाटे में है, मेरे पास टाटा मोटर के शेयर है जो भयंकर घाटे में, पूरा पोर्टफोलियो लाल है लाल है। तो इस केस के अंदर मैं कहूंगा आपके साथ ये शेयर्स को क्या मैं कभी भी बेच सकता हूं क्या? हाँ। क्या मैं कभी भी खरीद सकता हूं क्या? हाँ भाई हाँ, मैं दोनों चीजें कर सकता हूं। इसके अलावा सर कंपनी के अंदर हर एक शेयर जो होता है ना, ये डिस्टिंक्टिव नंबर का होता है। कैसा होता है बोलो? डिस्टिंक्टिव नंबर। मतलब मेरे पास जो शेयर है और आपके पास जो शेयर है, पहले के जमाने में शेयर सर्टिफिकेट इशू होते थे, तो हर एक सर्टिफिकेट पर अलग अलग नंबर होता था। जैसे अपने नोटों के ऊपर जो नोट करेंसी होती है उसके ऊपर नंबर होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है ना। एक नोट का और दूसरे नोट का नंबर कभी मैच नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से शेयर सर्टिफिकेट का भी जो नंबर है वो कभी मैच नहीं होता, वो डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से? डिस्टिंक्टिव। पर आजकल तो डीमैट का ही काम है बेटा, तो डिस्टिंक्टिव नंबर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स एज सच आज काम का नहीं रह गया। ओके सर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो देखो शेयर कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं बोलो? शेयर कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर में बेटा वोटिंग राइट्स होते हैं और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स के अंदर एक शेयर के ऊपर आपको 1 वोट मिलता है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में आपको 5 शेयर के ऊपर 1 वोट मिलता है। समझे आप बात को? ओके सर ऐसा भी हो सकता है 10 शेयर के ऊपर 1 वोट मिलता हो? बिल्कुल हो सकता है। सर 20 शेयर के ऊपर 1 वोट मिलता हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास कुछ समय पहले तक टाटा मोटर्स के डीवीआर वाले शेयर्स थे, बट बाद में कंपनी ने उसको खत्म करके नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं, जो 1 वोट 1 शेयर 1 वोट वाली चीजें होती है, वो इशू मुझे कर दिया गया था, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने उनको ऑर्डर दिया था कि आप डीवीआर को खारिज कर दो, डीवीआर को खत्म कर दो। ठीक है ओके सर चलिए आइए अब ध्यान दो। डीवीआर को कौन इशू कर सकता है? कोई भी इशू कर सकता है। कभी कभार क्या होता है, हमें कंपनी के अंदर की उतनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है लोगों को, बट कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, तो डीवीआर वाले शेयर्स इशू किए जाते हैं। आप सोच के देखो ना, जहां पहले 1 शेयर पे 1 वोट जा रहा था, अब 5 शेयर पे 1 वोट जा रहा है। अगर कंपनी अच्छी होंगी तो लोग पक्के से शेयर्स खरीदेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल खरीदेंगे। ठीक है ओके अब देखो अब हम लोग बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में।
सर ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का मतलब होता है कि सर इन शेयर के ऊपर प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या होता है बोलो? इन शेयर्स के ऊपर प्रेफरेंशियल राइट होता है। दो प्रकार का राइट होता है, एक तो डिविडेंड को लेके राइट होता है। डिविडेंड को लेके राइट का मतलब क्या है? इस साल मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया, इक्विटी शेयर्स वालों को देने से पहले मैं किसको दूंगा बेटा? पहला प्रायोरिटी रहेंगी प्रेफरेंस शेयर्स को। मतलब पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। और अगर कल चल के वाइंडिंग अप हुआ कंपनी का, तो जो रीपेमेंट होगा ना बेटा, रीपेमेंट के केस में भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएंगी? रीपेमेंट के केस में भी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएंगी। किसको दी जाएंगी बोलो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएंगी। क्या आप इस बात को समझे? तो प्रेफरेंस शेयर के पास दो प्रकार के प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट होता है बेटा, यहां पे देखो कौन सा, डिविडेंड को लेके सबसे पहला इनका राइट है। और इसके अलावा दूसरा रीपेमेंट, और वो भी कब? एट द टाइमिंग ऑफ फाइंडिंग अप को लेके इनके पास राइट होता है। क्या? यस सर, डिविडेंड एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप को लेके इनके पास राइट होता है। गॉट इट एवरीवन? क्या आप सभी लोगों को ये पूरी बातें एकदम बढ़िया से समझ में आ गई? क्या बोलो 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 बेटा, क्या आपको पूरा रिवीजन हो रहा है? क्या आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ये, है ना? यस, चलिए आइए अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पॉइंट के ऊपर। ध्यान देना है यहाँ पे। सुनना, देखो क्या सर, यहां पे हम लोग बात करेंगे एमओए से रिलेटेड। सर एमओए का मतलब क्या होता है? एमओए का मतलब होता है बेटा कि जैसे इंसानों का होता है बेटा बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे कंपनी का होता है बर्थ सर्टिफिकेट। क्या होता है बोलो? कंपनी का होता है बर्थ सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है कि सर ये चार्टर डॉक्यूमेंट है। क्या है बोलो जल्दी से? ये एक चार्टर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कंपनी के स्कोप को या कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट्स है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के अंदर क्या चीज है, ये उसके बारे में बताता है। बेसिकली एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड बहुत सी बातें लिखी गई होती है। क्या होती है बोलो जल्दी से? कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी बातें लिखी गई होती है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे सर ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के, आपको याद अगर है तो जब हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे तब हम लोगों ने क्या किया था बेटा? तब आपको अगर याद होगा तो हमने एमओए को रजिस्टर, एमओए और एओए को साइन करके सब्सक्राइबर्स देते हैं बेटा। याद आया कि आपको पहला ही डॉक्यूमेंट था वो, है ना? यस। तो सवाल बनता है कि सर एमओए को रजिस्टर करने का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब हमारा पर्पस क्या है? क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से? हमारा पर्पस क्या है सर कंपनी को रजिस्टर करने का? तो देखिए सबसे पहली बात तो कंपनी के इसमें सुने, एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, कंपनी क्या पर्पस के कारण बन रही है। जैसे अल्टीमेट सीए का पर्पस है इंपार्टिंग एजुकेशन टू सीए स्टूडेंट्स, आप समझ रहे बात को, या प्रोफेशनल कोर्सेज को डिलीवर करना, तो ये क्या हो गया? ये अल्टीमेट सीए का ऑब्जेक्टिव हो गया। मतलब एमओए के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली स्कोप बताता है जिसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती। मतलब कल चल के अगर मैंने फॉर एग्जांपल बीकॉम वालों को पढ़ाना चालू कर दिया तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे एमओए में लिखा है कि हम लोग केवल और केवल सीए स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंपार्ट करेंगे। सर आपने सीएस पढ़ाना चालू किया तो नहीं कर सकते, सर सीए में नहीं कर सकते। अगर करना है तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा एंड देन फिर उसके बाद चालू करना है। क्या? हाँ सर, फिर उसके बाद यहां पे चालू करना पड़ेगा। समझे आप बात को? यस। मतलब क्या सर, ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, ये लोगों को बताता है कि कंपनी के पास क्या पावर है और कौन से एक्टिविटीज में कंपनी अपना काम कर सकती है। जैसे आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड, मेरे कंपनी का नाम है पानीपुरी देना बेटा। मैं क्या वड़ा पाव, मैं क्या पाव भाजी, मैं क्या यहाँ पे और कुछ छोले भटूरे, क्या मैं ऐसी चीजें बेच सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं बेच सकता। ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, हम अज्यूम कर लेंगे कि उसको इस बारे में पता है। मतलब जब आप अल्टीमेट सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि अल्टीमेट सीए सिर्फ और सिर्फ सीए एजुकेशन दे सकती है, ये बाकी एजुकेशन नहीं दे सकती। हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेंगे, हम ऐसा
मान लेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, हम ऐसा मान लेंगे। ओके ठीक है। इसके अलावा आप देखो ये शेयर होल्डर्स को भी मदद करती है बेटा। मान लो फॉर एग्जांपल कल चल के अल्टीमेट सीए लिस्ट हो रही है बेटा, तो अगर आप अल्टीमेट सीए में आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि कंपनी किस में डील करती है, इसमें रिस्क क्या है, इसमें रिटर्न्स क्या है, ये पता तो होना चाहिए ना आपको। तो ये उसी के बारे में बात कर रखा है कि शेयर होल्डर को मदद करता है कि मनी, उसका जो पैसा है वो कौन से कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है और उससे रिलेटेड क्या रिस्क है उसके रिगार्डिंग यहां पे शेयर होल्डर्स को पता होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल पता होता है। ठीक है ओके सर। देखो एमओए जो है वो जनरली इन फॉर्म्स के अंदर बनाया जाता है, टेबल ए बी सी डी ई जो शेड्यूल 1 के अंदर दिया है। टेबल ए बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बारे में, टेबल बी बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में, टेबल सी बात करता है गारंटी कंपनी है एंड शेयर कैपिटल के बारे में, टेबल डी बात करता है अनलिमिटेड कंपनी और टेबल ई बात करता है अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल के बारे में यहाँ पे चर्चा करता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली आप ऐसा समझो, इसके अंदर एमओए का फॉर्मेट बना के रखा है। अब वो जो फॉर्मेट बना हुआ है उसके अंदर आपको सिर्फ जाके इंफॉर्मेशन को क्या करना है बेटा, फिल करना है। ठीक है ओके चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ एमओए के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। देखो सर क्या क्या कंटेंट है एमओए का। सर एमओए के अंदर आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहला एमओए के अंदर होता है नेम क्लॉज। क्या होता है बोलो जल्दी से, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब क्या होता है, नाम क्या है कंपनी का। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। नेम क्लॉज का मतलब होता है नाम क्या है कंपनी का। अगर पब्लिक कंपनी है बेटा तो लिमिटेड नाम से एंड होगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होगा, जैसे अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड। और अगर ओपीसी है तो नाम के आगे ओपीसी होगा, पर सेक्शन 8 या इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट वाले इसमें नाम देने की कोई जरूरत है क्या, नहीं सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ओके सर। दूसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर स्टेट होता है जहां पे कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड है। जैसे अल्टीमेट सीए का जो ऑफिस है ये पुणे में है तो महाराष्ट्र नाम दिया जाएगा। अल्टीमेट सीए का ऑफिस नागपुर में है तो क्या नाम दिया जाएगा, महाराष्ट्र दिया जाएगा। अल्टीमेट सीए का नाम ऑफिस अगर अहमदाबाद में है बेटा तो गुजरात का अपने को स्टेट का नाम देना पड़ेगा क्या, यस सर देना पड़ेगा। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर और वो है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है, कंपनी आखिर कौन सा धंधा कर सकती है वो बातें लिखी होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। जैसे आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड पानीपुरी का धंधा कर सकती है, वो लिखा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। जैसे अल्टीमेट सीए इंपार्ट कर सकती है एजुकेशन रिलेटेड टू सीए स्टूडेंट्स, वो लिखा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। और जनरली कंपनी के नाम में उसकी एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो आपको समझ में आता है कि इंडस्ट्रीज है रिलायंस की, बहुत सारे ऐसे काम है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। समझ रहे हैं आप बात को, ऐसा ओके सर। फिर आता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर आपको लाइबिलिटी बताना पड़ता है। जैसे अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जनरली उसकी लाइबिलिटी कितनी होंगी, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर जितनी लाइबिलिटी होती है ये आपको बताए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कितना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हर एक मेंबर बेटा एग्री कर रहा है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा वाइंडिंग अप के समय असेट्स के टुवर्ड्स, और कॉस्ट एंड चार्जेस या एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप के टुवर्ड्स उसके बारे में लिखा होता है। जैसे कल अपन ने एग्जांपल लिया था 1-1 लाख रुपए, याद आ रहा है क्या आपको, है ना। तो वो 1-1 लाख रुपए के बारे में लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि अगर कल चल के कंपनी वाइंडिंग अप हो गई तो ये जो सब्सक्राइबर है ए बी सी वो क्या देंगे, वो 1-1 लाख रुपए पे करने वाले है। ठीक है ओके सर। फिर आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, फिर आता है यहाँ पे कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है अथोराइज कैपिटल के बारे में। कोई बच्चा पूछ रहा था सर हम अथोराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, बट इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। जैसे अगर मैं 1 करोड़ का अथोराइज कैपिटल रख रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। अगर मैं 1 से 1.5 करोड़ कर रहा हूं तो 50 लाख रुपए जो मैं बढ़ा रहा हूं उसके ऊपर गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी मुझे पे करना पड़ेगा क्या, यस सर पे
करना पड़ेगा। और आखिरी में होता है एसोसिएशन क्लॉज। ये केवल और केवल बेटा किसके अंदर, समझना बात को, ये मतलब ये बात करता है सब्सक्राइबर्स की डिटेल्स के बारे में होता है एसोसिएशन क्लॉज के अंदर, कि एक सब्सक्राइबर कितने शेयर्स को होल्ड करता है, कितने अमाउंट को होल्ड करता है, ये सब चीजें उसके अंदर दी होती है। एक और चीज आता है नॉमिनेशन क्लॉज, जो जनरली ओपीसी के केस में लगता है बेटा, जहां पे नॉमिनी के बारे में पूरी डिटेल्स दिया जाता है, कहां पे, एसोसिएशन क्लॉज के अंतर्गत। किसके अंदर बोलो जल्दी से, एसोसिएशन क्लॉज के अंतर्गत। ठीक है। परमार साहिल पूछ रहा है सर कितना होता है स्टैंप ड्यूटी, वो उससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है बेटा, जब आप आर्टिकलशिप करोगे तब आपको पता चल जाएगा वहां पे। ठीक है, चलिए सर आ जाएंगे। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे एडिशनल पॉइंट्स ऑफ एमओए से रिलेटेड, कुछ बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या सर, मुझे ये देखो, मैंने कहा ना इन केस ऑफ ओपीसी नॉमिनी का नाम दिया होता है, पर ये नॉमिनी का इसको बोला जाता है नॉमिनेशन क्लॉज। क्या बोला जाता है बोलो, नॉमिनेशन क्लॉज। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एमओए जो है ना, इसको प्रिंट किया जाता है, इसको पैराग्राफ के अंदर डिवाइड किया जाता है और कॉन्जिक्यूटिवली इसको नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4, और इसको सब्सक्राइबर लोग साइन करते हैं। सब्सक्राइबर 7 कौन से केस में होते हैं, पब्लिक कंपनी के केस में। 2 कौन से केस में होते हैं, ये मिनिमम के बारे में बात होती है, प्राइवेट कंपनी। और एक कहां पे होने वाला है बेटा, ओपीसी के केस में एक होने वाला है। ठीक है, तो जो एमओए होता है ना, सारे लोग बोलो बेटा जल्दी से, जो एमओए होता है ना, ये एमओए को यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, इसको पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, इसको कॉन्जिक्यूटिवली नंबर करते हैं और इसको साइन करवाते हैं सारे के सारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई माइनर होता है तो क्या वो डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है क्या, माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस ही बात है माइनर यहां पे साइन कर पाएगा क्या, नहीं सर माइनर यहां पे साइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके सर। एक और बात बता दूं, एमओए के अंदर कोई भी ऐसी बातें कैन नॉट लिखा है, यहाँ पे कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी होंगी जो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट करता हो। मतलब क्या, कंपनीज एक्ट में कोई बात लिखी है, आप उसके विरुद्ध, क्या कहा मैंने बोलो, आप उसके विरुद्ध यानी कि आप उसके अपोजिट में कोई भी बातें लिख सकते हो क्या एमओए के अंदर, नहीं सर नहीं लिख सकते। मतलब कंपनीज एक्ट ने जो कह दिया वो सुप्रीम है, उसका आप उल्लंघन कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं सर, उसका उल्लंघन बिल्कुल भी सोच कर भी आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। गॉट इट? क्या आपको पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है? यस सर, चलो अमेजिंग। आओ अब देखो, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हमारा अगला टॉपिक, और अगले टॉपिक का नाम क्या है बेटा, देख लो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। क्या नाम है बोलो जल्दी से इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इसका नाम है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। ठीक है, ओके सर, ध्यान दो। सर अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का सिंपल सा मतलब होता है बियॉन्ड पावर। क्या मतलब होता है बोलो जल्दी से, अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर, मतलब पावर के परे चले जाना, जो पावर आपके पास नहीं है उससे ज्यादा जाके काम करना। फिर से रिपीट करूंगा, जो पावर आपके पास नहीं है उससे ज्यादा जाके काम करना, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है बेटा अल्ट्रा वायर्स। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से, अल्ट्रा वायर्स। गॉट इट एवरीवन? यस। अब सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या सर सुनना, एकदम इज्जत में सुनना सारे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ठीक है, देखो, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म विच इज लीगल इन इटसेल्फ इज नॉट अथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम और बाय स्टैट्यूट, it is said to be ultra vires and it is null and void, therefore it is not binding on the company. The impact of doctrine on ultra vires is that company cannot be sued on ultra vires transaction. सर सुनो बात को अच्छे से ध्यान देना भाई। ठीक है, देखो सर ये है कंपनी, क्या है बोलो जल्दी से, ये है कंपनी। कंपनी का नाम क्या है बेटा, आईजी पीपी प्राइवेट लिमिटेड, आईजी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे सुनो सुनो सुनो, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे प्रियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया बोलो जल्दी से, मैंने यहां पे प्रियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया।
मैंने प्रियल के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्रियल मैं तुम मुझे 20,000 रुपए देना, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें 20,000 के वड़ा पाव सप्लाई करूंगा। क्या करूंगा बोलो, मैं तुम्हें 20,000 के वड़ा पाव सप्लाई करूंगा। मुझे एक बात बताइए, आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड केवल और केवल पानीपुरी बना सकती है? क्या मैं वड़ा पाव बना सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं बना सकता हूं। कंपनी, आप सोच के बताइए, कंपनी ने ये जो वड़ा पाव का कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के, क्या इसके औकात के बाहर जाके काम किया क्या कंपनी ने? हाँ या ना में जरा मुझे जवाब देना, क्या कंपनी ने अपने ऑक्स के आगे जाके काम किया क्या? हाँ सर बिल्कुल किया कंपनी ने। यहाँ पे गलत किया क्या? बिल्कुल गलत किया सर कंपनी ने यहाँ पे। तो लॉ क्या कहता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, मतलब कल चल के अगर कंपनी ने वड़ा पाव नहीं दिए प्रियल को, तो प्रियल इससे रिलेटेड कंपनी के ऊपर केस कर सकती है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकती है। लॉ का कहना है, प्रियल सुन लो बात को, कि एमओए जो कंपनी का होता है ना, ये एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसको कोई भी आम जनता, उसको कोई भी मैंगो पीपल जाके चेक कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकता है। तो प्रियल ये तुम्हारी गलती है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट को जाके तुमने चेक नहीं किया और कोई भी अलता भलता कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ तो तुम आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड से, आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर तुम केस नहीं कर सकते। तुम उससे रिलेटेड उनके साथ कुछ गलत, मतलब आप डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते हो। क्या आप बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें जो मैंने आपको बताया अभी, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस, क्विकली क्विकली क्विकली, है ना? यस, ओके। तो इस, अब देखो, अब ये वाला लाइन पढ़ो, देखो, व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म दो लीगल इन इटसेल्फ, जैसे वड़ा पाव बेचना लीगल है बेटा, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना, वो इस बात की परमिशन मुझे नहीं देता, तो इसे क्या बोला जाता है? ऐसे एक्ट को नल एंड वॉइड बोला जाता है। और ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग होते हैं क्या? नहीं सर, ये कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। इसका मतलब है कि प्रियल कंपनी के ऊपर केस कर सकती है क्या इसको लेके? नहीं सर, प्रियल इसको लेके कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकती, ऐसा यहां पे बोल रखा है। गॉट इट एवरीवन? अब देखो, अब क्या बोल के रखा है, सर अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायर्स होता है ना, तो आप इसको सब्सीक्वेंटली सुधार नहीं सकते। रैटिफाई का मतलब होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल देना। मतलब इनका कहना है कि अगर सारे के सारे शेयर होल्डर्स, समझना बात को, सारे के सारे शेयर होल्डर, जैसे आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड में 4 शेयर होल्डर है, चारों के चारों शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया कि वड़ा पाव का बिजनेस कर लो, तो इस केस के अंदर चारों ने अगर अप्रूवल भी दे दिया ना, तो भी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को सुधार नहीं सकते। मतलब जो अल्ट्रा वायर्स है वो अल्ट्रा वायर्स है, किस्सा खत्म। क्या कहा मैंने? बोलो, जो अल्ट्रा वायर्स है वो अल्ट्रा वायर्स है, किस्सा खत्म। कोई कुछ नहीं कर सकता उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ऐसा यहां पे बोल रखा है। समझे क्या आप बात को? सर केस फाइल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वही तो लिखा है ऊपर, केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। देखो, एक केस लॉ इसके अंदर, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। देखो हुआ क्या इस केस लॉ के अंदर, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इस केस में हुआ ऐसे कि एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला रेलवे वैगन्स बनाने का, आप ऐसा समझो रेलवे इंजन बनाने का। अब उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिची को बेटा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं था, उनके पास ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए थे। अब रिची ने क्या कहा? रिची ने कंपनी से कहा, एक काम करो, आप मुझे अभी लोन दे दो, आप मुझे अभी एडवांस दे दो, आप मुझे एडवांस दे दोगे, फिर कल चल के मैं आपको वैगन्स बना के दे दूंगा, फिर जो भी मेरा पेमेंट होगा उसमें से लोन को काट लेना। ऐसा रिची ने कहा बेटा। पर अब कंपनी राजी हो गई लोन देने के लिए, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे ना, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि कंपनी का काम है वैगन्स को बनाने का, इंजीनियरिंग का काम करना, कंपनी का काम लोन बांटना है क्या? नहीं सर, नहीं है। और कंपनी का काम अगर लोन बांटना नहीं है तो कंपनी ये लोन दे सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं दे सकती। और कोर्ट ने भी इस बात को बिल्कुल बिल्कुल माना कि कंपनी का काम होता है केवल और केवल क्या करना, कंपनी का काम होता है केवल और
केवल यहाँ पे अपने वैगन्स को बनाना। बाकी चीजें कंपनी कर सकती है क्या बेटा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अब देखो सर, द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर but intrawires the company can be ratified by members through a resolution passed at general meeting। इसका मतलब क्या है, समझेंगे क्या बात को? जैसे देखो, सुनो सुनो सुनो, जैसे देखो, एक है बेटा डायरेक्टर, ठीक है, और एक है कंपनी। अब ये जो कंपनी है ना, कंपनी के पास पावर है बेटा 25 लाख रुपए तक लोन लेने की। डायरेक्टर के पास पावर है 5 लाख रुपए तक के लोन लेने की। मतलब हमने डायरेक्टर को पावर देके रखी है कि तू 5 लाख रुपए तक ही लोन ले सकता है, उससे ज्यादा का नहीं ले सकता। अब देखो, डायरेक्टर ने 5 लाख का लोन लिया तो वो डायरेक्टर के भी पावर में, वो कंपनी के भी पावर में, तो बिल्कुल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डायरेक्टर ने अगर मान लो 30 लाख रुपए का लोन लिया तो क्या वो कंपनी के पावर में है क्या? नहीं, तो वो क्या माना जाएगा? अल्ट्रा वायर्स एक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया बेटा, क्या कहा मैंने, बोलो, डायरेक्टर ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो इस केस के अंदर माना कि वो डायरेक्टर के पावर के बाहर है पर वो कंपनी के पावर के अंदर है। तो इस केस के अंदर बोला है कि जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर है ना, वो लोग अगर इसको अप्रूवल दे दे, क्या दे दे बोलो, वो लोग इसको अप्रूवल दे दे, तो इसे क्या बनाया जा सकता है? तो इसको अपन वैलिड बना सकते हैं क्या? हाँ सर। तो अप्रूवल देने के बाद अपन लोग इसको क्या बनाएंगे बेटा? वैलिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो जल्दी से? वैलिड बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, जो मैंने कहा आपके साथ अभी, है ना? यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्ट जो अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर है बट कंपनी के इंट्रा वायर्स है, फिर से जो अल्ट्रा वायर्स है डायरेक्टर के, यानी कि डायरेक्टर के पावर के बाहर है, पर कंपनी के डायरेक्ट पावर के अंदर है, तो ऐसे एक्ट को आप अप्रूव करके वैलिड कर सकते हो शेयर होल्डर्स की मदद से। क्या कहा मैंने, बोलो, शेयर होल्डर्स की मदद से। देखो पढ़ेंगे, द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स which is ultra wires the director but intra wires the company can be ratified by the members of the company through a resolution passed at a general meeting। समझे क्या? if act is ultra wires the articles it can be ratified by altering special resolution at general meeting। मतलब अगर कोई चीज AOA के बाहर है तो SR पास करना पड़ता है, मतलब 75% लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि 3/4 लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है। सर ऊपर वाले केस में हाफ लोगों का, 50% लोगों का अप्रूवल लगता है, नीचे वाले केस में 3/4 लोगों का अप्रूवल लगता है, ठीक है ना? तो अगर एओए में कोई बात लिखी है और आप एओए के आगे जाना चाहते हो तो 100 लोग हैं तो कम से कम 75 या उससे ज्यादा लोगों का अप्रूवल लगेगा। पर ये जो मैंने आपको लोन वाली बात बताई थी ना, इस केस के अंदर अगर कंपनी के अंदर 100 मेंबर है तो 51 मेंबर्स का भी अप्रूवल मिल गया तो क्या काम बन जाएगा क्या? हाँ सर, काम बन जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे मेरे को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ अभी जो मैंने आपको बताया। भली हो सकता है इसके ऊपर सवाल आज तक कभी पूछा नहीं गया हो, बट आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक एक पॉइंट की होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट कहाँ कौन से सवाल पेलेगा कोई भरोसा नहीं है ना? यस, चलिए आइए अब ध्यान देना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं सारे लोग फोकस करेंगे, एकदम बढ़िया से ध्यान देना अभी, ठीक है? देखो क्या सर यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा अल्ट्रा वायर्स जो अगर कॉन्ट्रैक्ट है, इट कैन नेवर बी बाइंडिंग ऑन कंपनी। इसका मतलब क्या है? कोई भी अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे कभी कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं होगा। आप कितना भी इसको इंट्रा वायर्स कर लो, कितना भी रेटिफाई कर लो, आप इसको सुधार नहीं सकते। हालांकि लेकिन अब एक बात का मतलब, ये क्यों बनाया गया है सर? आप ये तो बताइए बनाया क्यों गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि शेयर होल्डर के पास पावर रह सके बेटा, वो रोक सके। नहीं तो देखो क्या होगा, कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं डायरेक्टर मैनेजमेंट, उनके जो मन में आया वो वहां पे पैसा डालेंगे बेटा। तो बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर के पास पावर देके रखिए कि आप चाहो तो रोक सकते हो कंपनी को कोई भलते ही जगह पैसा डालने से। ऐसा बेसिकली इसका काम है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, न्यूसेंस सो फार प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम चेंजिंग एक्टिविटीज इन द डायरेक्शन एग्रीड बाय ऑल। इसका मतलब क्या है?
कंपनी को सही राह दिखाना, कंपनी को सही डायरेक्शन दिखाना, कंपनी कुछ गलत रास्ते में ना चले जाए, उस बात की पुष्टि करना, ऐसा यहां पे इंश्योर करता है कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कौन करता है बोलो जल्दी से? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डबल स्टार मार्क करके रख देना आपके बुक के अंदर। होप सो आप सभी लोगों को इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होंगी। मैंने थोड़ा सा स्पीड को भी स्लो कर दिया था, मैं वो स्पीड का मिसमैच में बराबर, जो आपको एकदम प्रॉपर स्पीड का एक्सपोजर मिलेगा बेटा, स्पीड कहाँ बढ़ाना है कहाँ कम करना है वो मैं इंश्योर करूंगा, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्या आप इस बात को पूरा पूरा समझ गए बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ कॉन्सेप्ट को लेके, है ना? यस सर। चलिए आइए सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, है ना। चलो, लिंक टूटता है सर भाई, पीछे करके देख ले किसको बोल रहे हैं। अच्छा वो किसी को बोल रहे होंगे, ठीक है। आ जाओ, अब देखो क्या सर, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एओए को लेके। जैसे देखो एमओए के अंदर है ना, कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड बातें एमओए के अंदर होती है। पर कंपनी के अंदर की बातें, मतलब घर के कंपनी के अंदर की बातें कि डायरेक्टर और मेंबर्स का आपस में क्या रिश्ता नाता रहेगा, उसके बारे में जितनी भी बातें है ना वो लिखी होती है किसके अंदर? एओए के अंदर, जिसे बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। क्या बोला जाता है बोलो? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। तो मतलब क्या, देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग बायलॉज ऑफ द कंपनी डिफाइंस ड्यूटीज, राइट्स एंड पावर्स ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन विच बिजनेस विल बी कैरिड ऑन। बेसिकली हम लोग कंपनी के इंटरनल रेगुलेशंस को मैनेज करने के लिए किसको लाया जाता है? एओए को लाया जाता है। कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए किसको लाया जाता है? एमओए को लाया जाता है। गॉट इट एवरीवन? क्या आप ये बात को समझ पा रहे जो मैं कहा आपसे अभी, ठीक है। देखो सर, एओए के अंदर क्या होता है? एओए के अंदर रेगुलेशंस होते हैं फॉर मैनेजमेंट। जैसे एक डायरेक्टर के पास लोन लेने की कितनी पावर है, एक डायरेक्टर कितना क्रेडिट दे सकता है, एक डायरेक्टर किसको माल बेच सकता है, एक डायरेक्टर किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये सारे रेगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं बेटा, ये लिखी होती है किसके अंदर? एओए के अंदर। किसके अंदर बोलो? एओए के अंदर। अब देखो सर, इसके अंदर वो सारे मैटर्स होते हैं, जो भी एडिशनल मैटर्स कंपनी को लगते हैं या मुझे लगते हैं, मैं इसके अंदर डाल सकता हूं। समझ रहे हैं क्या बात को? जो भी एडिशनल बातें मुझे यहाँ पे लगती है, मैं वो सारी बातें क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? क्या बिंदास बिंदास लिख सकता हूँ। अब एक बात ध्यान रखना, एओए के अंदर एक प्रोविजन होता है बेटा एंट्रेंचमेंट का। किसका प्रोविजन होता है बोलो? एंट्रेंचमेंट का एक प्रोविजन होता है। सर ये एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि चीजों को ज्यादा हार्ड डालना। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से, सारे लोग जल्दी से बताएंगे। चीजों को ज्यादा हार्ड करने का प्रोविजन होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ओ मतलब सर क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल के लिए लोन लेने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन की अगर जरूरत होती है। क्या कहा मैंने? बोलो, लोन लेने के लिए अगर स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 75% लोगों का अप्रूवल। क्या होता है बोलो? 75% लोगों का अप्रूवल, बराबर ना। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस 75% को ना मैं 80% करूं, मतलब मैं इसको ज्यादा टफ करूं। क्या करूं बोलो? ज्यादा टफ करूं। तो ये जो मैं जिस प्रोविजन को मैं ज्यादा टफ करना चाहता हूं, इसे बोला जाता है एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? सर इसे कहा जाता है एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि एओए के अंदर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन होता है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए बोलो जल्दी से बेटा? प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब सर हम लोग यहाँ पे, मतलब कोई आसानी से बदल ना सके चीजों को, कोई आसानी से हेरा फेरी ना कर सके कंपनी को, एसआर पास करके तो उन चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं। क्या कर देते बोलो? उन चीजों को ज्यादा डिफिकल्ट कर देते हैं सर। ऐसा यहाँ पे अपन लोगों ने कहा है, ऐसी बातचीत यहाँ पे अपन लोगों ने की है, ठीक है। ओके सर, अब अगर हमको एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को इंक्लूड करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो, जिस समय आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी उस समय ही आप प्रोविजन को एक तो डाल दो, ठीक है। या लेकिन सर हमारी कंपनी बन गई,
बनने के बाद अगर मैं अमेंड करना चाहता हूं, अमेंड का मतलब होता है कि अब मैं एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन को डालना चाहता हूं, तो एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी के केस में आपको 100% मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा। मतलब अगर 100 मेंबर आपके कंपनी में, तो पूरे के पूरे 100 मेंबर का आपको क्या लगेगा बेटा, अप्रूवल लगेगा। लेकिन सर अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है बेटा, क्या है बोलो, पब्लिक कंपनी है, तो आपका काम किससे बन जाता है, स्पेशल रिजोल्यूशन से आपका काम बन जाता है। यानी कि 75% मेंबर्स के अप्रूवल से आपका काम बन जाता है। यानी कि अल्टीमेट सीए प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी बन चुकी है, आज मैं कुछ एंट्रेंचमेंट डालना चाहता हूं तो मुझे पूरे के पूरे 6 फैकल्टीज का अप्रूवल लगेगा। पर अगर कोई पब्लिक कंपनी है जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उस केस के अंदर 75% ऑफ मेंबर्स का क्या लगता है बेटा, अप्रूवल लगता है। क्या, हाँ सर अप्रूवल लगता है प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए। किसके लिए बोलो जल्दी से मुझे, प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए। सर भाई कंफ्यूजिंग कोरम है, कोई कोरम वोरम नहीं। कोरम में एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं क्या, वो फालतू पॉइंट दे के रखा था इंस्टीट्यूट ने कोरम का, उसका कोई लेना देना ही नहीं था। अपने को सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स है। एक्चुअली कोरम जो है ना, वो सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट है बेटा। तो इंस्टीट्यूट ने पहली गलती की कि वो पॉइंट देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सीए इंटर में आता है। और चलो आपने दे भी दिया तो उससे कोई बच्चे, वैसे उसका कोई रेलेवेंस नहीं था वहां पे। क्यों रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि वहां पे केवल और केवल मेंबर्स ही अपने को चेक करना था, और मेंबर्स हो रहे तो ठीक, नहीं हो रहे तो ठीक, ऐसा था वो पॉइंट। ठीक है, अगला फिफ्थ, सर कंपनी कैन ऑल्सो ऑन दी फॉर्मेशन या अमेंडमेंट से आप एंट्रेंचमेंट को इंक्लूड कर सकते हो, और आपको एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड आरओसी को अप्रूवल देना पड़ता है। जैसे देखो टेबल ABCDE था बेटा एमओए के लिए, वैसे FGHIJ है बेटा किसके लिए, एओए के लिए। और फिर यहाँ पे मॉडल आर्टिकल्स के बारे में इन्होंने बातचीत किए है। अब एक बार एमओए और एओए के बीच में क्या डिफरेंस है जरा फटाफट देख लो। देखो एमओए ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी के बारे में बताता है, एओए ये बताता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव करेंगे। मतलब एमओए बताता है कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, वो एओए बताता है। सर कंपनी का दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, ये एमओए बताता है। कंपनी का आपस में मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन है, ये एओए बताता है। ये कुछ केसेस के अंदर आप अल्टर कर सकते हो। एओए को तो जब बदलना है तब बदलो, एसआर को पास करो और एओए को बदलते हुए चलो। सर अगर कोई एक्ट एमओए के बाहर हो जाता है तो वो अल्ट्रा वायस हो जाता है और आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते किसी भी हालत में। पर एओए को अगर आपने पार कर दिया तो आप रेटिफाई इजीली कर सकते हो। क्या रेटिफाई का मतलब क्या होता है बेटा, अप्रूवल। क्या एओए के अगर अल्ट्रा वायस टू एओए हुआ तो क्या आप उसको अप्रूव कर सकते हो, क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन। क्या सारे लोगों को ये पूरी पूरी बात आपको समझ में आ गई क्या? क्विकली क्विकली बताएंगे, मुझे जल्दी से बताएंगे, क्या पूरी बातें आपको समझ में आ चुकी है, क्या पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट सारे लोग बता दो, जल्दी से बता दो, फिनिश ऑफ कर, है ना, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्या पूरी बातें क्लियर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर। अल्ट्रा वायस नहीं समझा कॉन्सेप्ट, मींस कंपनी कुछ भी करो लीगल काम बिना अप्रूव शेयर होल्डर्स के, नहीं नहीं, आप एक बार दोबारा से पीछे जाके फिर से देखो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। वो पूरा डिटेल इन डेप्थ पूरा समझाया मैंने उसके अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा फिर से देखो, आप थोड़ा सा मन आपका भटक गया होगा वो समय, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी इसमें। ठीक है, बाकी पूरा सबको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है क्या? बोलो बाबू, क्या एकदम कॉन्सेप्ट एकदम पूरे क्लियर क्लियर? यस, मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं तो आपका बिल्कुल भी बेटा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, है ना। जो ये समय है अपना, 5 से जितने बजे तक भी अपनी क्लास चल रही है, उस समय किसी का भी फोन आए, कोई भी बुलाए, सब एकदम डीएनडी मोड पे आप होने चाहिए बिल्कुल, कि भाई मैं और बस जो सर पढ़ा रहे हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी आप ये कॉन्सेप्ट को, जब भी आप ये लेक्चर को देख रहे हो, तब बेटा जिस भी समय आप पढ़ो ना, 100% देके पढ़ो अपना। आप आधा अधूरा मन से पढ़ोगे, फिर दोबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर तिबारा फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये सब हरकतें मत रखो। जब भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो। भाई एक बार पढ़ा, वन शॉट में खत्म कर दिया, क्या ये वही 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 लेके बैठने का बेटा बार बार, है ना। तो एकदम शिद्दत से पढ़ो जब भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आइए चलो दोस्तों,
अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलिए बेटा, अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे राजा, ठीक है। सारे लोग ध्यान देना। देखो, any person can inspect any document kept with the registrar including certificate of incorporation। मतलब क्या कि आपको याद है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त अपने को कितने सारे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता था बेटा, याद आ रहा है कि आपको? सर वो लंबी चौड़ी लिस्ट थी डॉक्यूमेंट्स की। तो इनका क्या कहना है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर आप भी अल्टीमेट सीए के साथ डील कर रहे हो तो आप एमसीए के पोर्टल पे जा सकते हो, अल्टीमेट सीए कंपनी सर्च कर सकते हो, एक छोटी सी फीस पे करके जितने भी अल्टीमेट सीए के डॉक्यूमेंट्स है आप वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। अब कुछ होशियार बच्चे जाके चेक करेंगे, आपको नहीं दिखेगा बेटा, क्योंकि अल्टीमेट सीए जो ये ब्रांड नेम है, उसके पीछे कंपनी का नाम कोई दूसरा है, क्योंकि हमको पता है लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते, क्या निकाल सकते हैं क्या नहीं निकाल, हमको सब आइडिया है, ठीक है ना। चलिए आइए अब यार, मतलब तुम मतलब हम सीए हो के हमसे ही ये कर रहे हैं, मतलब बहुत ही हो गया है तो, है ना। चलिए आइए अब ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सबसे पहले देखिए क्या, सबसे पहली बात, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर डील कर रहा है ना कंपनी से, तो हम अज्यूम करेंगे कि उसको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आइडिया है, उसको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता है। हम ऐसा क्या कर लेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे बोलो जल्दी से, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, समझे क्या? यानी कि सर एमओए और एओए जो है ना, एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है बोलो जल्दी से, एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं सर, ऐसा यहां पे बोला गया है। मतलब ये ड्यूटी होती है जो भी पार्टी डील कर रही है कंपनी के साथ, कि उन्होंने कंफर्म करना चाहिए डॉक्यूमेंट्स को और कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को। मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि हम अज्यूम कर लेंगे, देखो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि उस पर्सन को नॉलेज है कंपनी के बारे में और उसने एमओए और एओए को रीड किया है। सिर्फ रीड ही नहीं किया, उसने सही मायनों में उसको समझा भी है। इसके अलावा जो भी पर्सन डील करता है उसको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, किससे रिलेटेड बेटा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो बेटा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, देखो इसके बाद बहुत भारी पॉइंट आ रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि कोई भी थर्ड पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि उसको कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में जानकारी है, उसने अच्छे से उसको पढ़ा है और बढ़िया से उसको समझा है। मतलब कल चल के कोई बातें मेरे एमओए के अंदर नहीं थी और आपने मेरे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो फंसेगा कौन, आप फंसेंगे। मैं पानी पूरी बेचता हूं, ये मेरे एमओए में लिखा है, आपने मेरे साथ वड़ा पाव का कॉन्ट्रैक्ट किया, फंसेंगे कौन, आप फंसेंगे। आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते। समझे क्या आप बात को? मतलब इस केस के अंदर सर प्रोटेक्ट किसको किया जा रहा है? लॉजिकली मुझे बताओ, इस केस के अंदर प्रोटेक्ट किसको किया जा रहा है? कंपनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किससे? आउटसाइडर से कंपनी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। गॉट इट एवरीवन? इस केस के अंदर अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा किसको, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। मतलब इस केस के अंदर अपन किसको प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे बेटा? इस केस में अपन आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे। इसका मतलब अपन लायबल किसको करने वाले हैं? लायबल अपन कंपनी को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं बोलो जल्दी से? लायबल अपन कंपनी को करने वाले हैं। क्या आप इस बात को समझे? बोलो राजा, क्या आप इस बात को समझे? यस। मतलब देखो, आउटसाइडर्स आर नॉट डीम्ड टू हैव नोटिस अबाउट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इनका क्या कहना है समझो। अगर मैं कोई कंपनी के साथ डील कर रहा हूं तो कंपनी के अंदर आपस में इंटरनल क्या चल रहा है उसके बारे में क्या आउटसाइडर को नॉलेज होंगी क्या बेटा? मुझे जरा एक बात बताइए। नहीं सर, नहीं होंगी। देखो एक केस लॉ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ट। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, केस लॉ सुनो। बैंक का नाम क्या है बेटा? रॉयल ब्रिटिश बैंक। व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? व्यक्ति का नाम है टर्कॉन्ट। क्या नाम है बोलो जल्दी से? व्यक्ति का नाम है टर्कॉन्ट। समझे क्या बात को? यस। अब ध्यान दो, बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली हुआ ये कि टर्कॉन्ट ने रॉयल ब्रिटिश बैंक से क्या लिया बेटा? लोन लिया। ठीक है,
रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कॉन्ड से पूछ लिया था कि आपके एमओए में लिखा हुआ है कि आपके कंपनी के अंदर एसआर पास होना चाहिए लोन लेने के लिए, आपने एसआर पास किया क्या? टर्कॉन्ड ने बोला यस, हमने एसआर पास कर दिया। ठीक है, और ये है टर्कॉन्ड की कंपनी बेटा। ठीक है, जबकि ओरिजिनली मैं आपको एक बात बताऊं, एसआर पास नहीं हुआ था। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। जबकि एक्चुअल में एसआर पास नहीं हुआ था। क्या कहा मैंने, बोलो फिर से। जबकि एक्चुअल में एसआर पास नहीं हुआ था, बट टर्कॉन्ड ने बोल दिया एसआर पास हो गया और कंपनी ने लोन दे दिया बेटा, किसको? कंपनी को। मतलब बैंक ने लोन दे दिया कंपनी को। ठीक है, ओके। अब जब कल चल के लोन को रीपे करने की बारी आई, तो इस केस के अंदर यहां पे टर्कॉन्ड ने क्या कहा कि मैंने तो एसआर पास ही नहीं किया था, मतलब आपके साथ मैंने छोटा सा मजाक कर दिया। आप समझ रहे क्या बात को? आपके साथ मैंने छोटा सा मजाक कर दिया, वो तो लोन एक्चुअल में वैलिड इनवैलिड था, वो तो अल्ट्रा वायस लोन हुआ क्योंकि एसआर पास होना चाहिए था और मैंने पास ही नहीं किया। इसका मतलब तुमने जो लोन दिया वो गलत है और अब तुम मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। ए ठेंगा। ऐसा किसने बोला? ऐसा टर्कॉन्ड ने बोला रॉयल ब्रिटिश बैंक को। जब ये केस बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में गया तो कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या कहा? कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि रॉयल ब्रिटिश बैंक को कैसे पता होगा कि आपने एसआर को पास किया या नहीं किया? उन्होंने आपसे पूछा, आपने उसका जवाब हाँ दे दिया, मतलब आपके इंटरनल अफेयर्स में गड़बड़ होंगी, ये मुझे कैसे पता होगा? पहले आपने बहुत ख्वाब दिखाए, पहले एहसान वैसा, अब आप बोल रहे हैं आप पे घर वाले नहीं मानेंगे। अरे भाई ये क्या बात होगी? पहले आपने फिर ख्वाब क्यों दिखाए? ये तो भाई ये वैसा ही है ना। तो इनका कहना है भैया इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड बाहर वाले को पता होगा क्या? नहीं सर, नहीं पता होगा। इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या आप बात को? इंटरनल अफेयर्स के बारे में बाहर वाले को नहीं पता होगा, बाहर वाला प्रिज्यूम कर लेगा कि ऑल इंटरनल अफेयर्स आर परफेक्टली ऑल राइट, ऑल इंटरनल अफेयर्स आर परफेक्टली गुड। क्या कहा मैंने, बोलो। ऑल इंटरनल अफेयर्स आर परफेक्टली ऑल राइट, ऑल इंटरनल अफेयर्स आर परफेक्टली गुड। हम ऐसा प्रिज्यूम कर लेंगे, हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे। मतलब सर यहां पे टर्कॉन्ड हारा और हार के भी जीत गया क्योंकि रूल का नाम क्या पड़ गया बेटा? टर्कॉन्ड रूल पड़ गया। क्या पड़ गया, बोलो जल्दी से। टर्कॉन्ड रूल पड़ गया। समझे क्या बात को? मतलब जीत किसकी हुई? रॉयल ब्रिटिश बैंक की जीत हुई बेटा। इसका मतलब देखो क्या, person dealing with the company are presumed to have read the registered documents and the purpose dealing is not inconsistent but to inquire into internal proceeding। मतलब मैं नॉर्मल इंक्वायरी करूंगा, मैं कुछ झांक झांक के देखूंगा नहीं उसने एक्चुअल में वैसा किया क्या जैसा वो बोल रहा था। समझे क्या बात को? एज सच मैं वो सारी चीजें करूंगा क्या? नहीं सर, नहीं करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो क्या, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर, इसका है ना एक एक्सेप्शन है बेटा। क्या है, बोलो सर। इसके एक्सेप्शन है कुछ, मतलब एक्सेप्शन के केस में क्या होने वाला है मुझे बताइए सर। एक्सेप्शन के केस में लायबल कौन होने वाली है? कंपनी लायबल होने वाली है क्या? नहीं सर, एक्सेप्शन के केस में आउटसाइडर लायबल होने वाले हैं। जैसे देखो, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, इसका मतलब क्या है समझो। जैसे कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़, जैसे मुझे पता था, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले केस में रॉयल ब्रिटिश बैंक को पता होता कि कंपनी ने अभी तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, फिर भी बेटा उसने लोन दिया, तो गलती किसकी? रॉयल ब्रिटिश बैंक की। लायबल कौन होगा? रॉयल ब्रिटिश बैंक लायबल होगा। समझे क्या बात को? यह सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। अब ये सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा लोन मांगने के लिए कौन आया? मेरे पास लोन मांगने के लिए कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है बेटा, कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड। ये जो माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, उसकी एक जमीन है इंडिया में, उस जमीन को बेचने के लिए मेरे पास डॉली चाय वाला आया है बेटा। वो डॉली चाय वाला चाय सप्लाई करता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर। अब जरा आप लॉजिकली सोच के देखो, सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटी का मतलब क्या है? अगर मैं कॉमन सेंस का प्रयोग करता ना तो मुझे दाल में कुछ काला नजर आता, दया कुछ तो गड़बड़ है। समझे आप बात को? मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो ये तो बेसिक अगर आप दिमाग लगा लेते तो आपको समझ में आ जाता दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो उस केस के अंदर भी इनका कहना है कि लायबल कौन होगा? आउटसाइडर लायबल होगा। कौन लायबल होगा, बोलो जल्दी से। आउटसाइडर लायबल होगा। समझे क्या बात को? यस। तीसरी बात हो रही है फोर्जरी से रिलेटेड। फोर्जरी का मतलब क्या होता है? चोरी करना, फेक करना चीजों को। क्या कहा मैंने, बोलो।
चोरी करना या फेक करना चीजों को। जैसे कंपनी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर कोई डायरेक्टर की साइन चाहिए थी, तो ये डॉली चाय वाले ने उस साइन को कॉपी करके बेटा फेक साइन मार दिया, एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स जैसी। तो मुझे जरा एक बात बताइए, अगर आप ऐसी फॉर्जरी करोगे ना तो लायबल आउटसाइडर ही रहेगा। उन फॉर्जरी के केस में कंपनी कभी लायबल नहीं होती। फॉर्जरी का हमेशा नलिटी, मतलब कि जब भी फॉर्जरी होंगी कंपनीज एक्ट में, कंपनी विल नेवर बी लायबल। क्या कहा मैंने, बोलो, कंपनी विल नेवर बी लायबल। इस बात का आपको ध्यान रखना है बेटा। तो तीन ऐसे केसेस है जब आउटसाइडर्स लायबल होंगे। पहला पहला क्या, जब बाहर वाले को पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता तो पता चल जाता कुछ तो गड़बड़ है। और तीसरा, फॉर्जरी अगर हुई है, मतलब खुद कंपनी के साथ, क्या आउटसाइडर के साथ गलत हुआ है बेटा, कि डॉक्यूमेंट को फेक बना के फेक साइन कर दिया और फेक भेज दिया। तो इस तरीके से चीजें हो सकती है क्या? नहीं सर, इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती। क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना, यस। रोहित राय कह रहे हैं सर इंटरमीडिएट वालों के लिए रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दो। नहीं रोहित, ऑलरेडी मेरे रिवीजन्स कंप्लीट हो चुके हैं मई 25 के लिए, प्लीज जाके आप उसको चेक कर लेना, है ना। इस अटेम्प्ट में मैं फाउंडेशन वालों के लिए रिवीजन लूंगा, फिर जब सितंबर 25 होगा तो उस केस के अंदर मैं फाउंडेशन वालों की रिवीजन नहीं लूंगा, तब मैं इंटर वालों की रिवीजन लूंगा, ठीक है। अब हर एक अल्टरनेट अटेम्प्ट में एक एक रिवीजन ऐसी चलते रहेंगे, ठीक है। आइए चलो, अब इसका रीजन क्या है, ये मैंने कल के क्लास के अंदर ऑलरेडी गले की हालत बताया था, तो बस अब ओवर एक्सरेशन नहीं करना है, ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर्स काफी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हुआ बेटा कौन सा, ये हुआ यहाँ पे चीजों अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे अपना पूरा के पूरा क्या कंप्लीट होता है, कंपनीज एक्ट हो जाता है फिनिश। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अपन ने लगभग लगभग 3.5 घंटे के अंदर क्या किया है बेटा, कंपनीज एक्ट को पूरा पूरा यहाँ पे फिनिश ऑफ किया है। क्या? यस सर, फिनिश ऑफ किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूं, जिसके बारे में मुझे आपके साथ बातचीत करना है। सारे लोग आ जाएंगे फटाफट, बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाओ। अभी हम लोग करेंगे किसका डिस्कशन सर, अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे अपने, हाँ अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे किसका डिस्कशन सर, अरे यार जस्ट अ सेकेंड बेटा। हाँ चलो, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, आ जाएंगे जल्दी से किताबों के ऊपर। एंड देन एक मिनट। हाँ चलो देखो यहाँ पे, देखो 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 सर, चार्ट बुक ऑर्डर की कब तक आएंगी, 8 से 10 दिनों के अंदर बेटा किताब आती है, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर किसी ने क्वेश्चन बैंक ऑर्डर किया है IGSA.in से 6 मार्च या उसके बाद किया है बेटा, तो आज सारी क्वेश्चन बैंक डिस्पैच हुई है हमारी, यानी कि 8 से 8 दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगी। जब भी डिस्पैच होती है तो 2 दिन के अंदर उसका मेल आपको आ जाता है डिस्पैच का, जिसको आप DTDC के वेबसाइट के ऊपर जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए आओ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फोकस करना है यहाँ पे, अच्छे से ध्यान देना। प्रिया आप कहाँ रहते हो, अगर आप मान लो मणिपुर मिजोरम उधर साइड अगर आप रहते होंगे इनकेस, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है बेटा पहुंचने के लिए, है ना। 8 से 9 दिन हो गए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही आपने ऑर्डर किए होंगे ना, मतलब रिजल्ट ही 4 तारीख का आया था वैसे तो, खैर चलो आओ, सुनो 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 दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे अपन लोग। सबसे पहली बात तो मैं आपके साथ यहां पे करूंगा, कौन से चीज से रिलेटेड, आओ 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 जल्दी से देखो। हाँ सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखो क्या एम, देखो फोकस करो, क्या MTK प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑन 5th of January 2022. Company did not start the business on 31st July 24. Identify which category MTK Private Limited is classified. Explain the definitions of the category in detail. तो आप कौन से कैटेगरी में, देखो 2022 में कंपनी ओपन हुई और आप 5 जनवरी और आज 31st जुलाई है बेटा, मतलब लगभग 2 साल हो चुके हैं और कंपनी
कंपनी ने अभी तक ऑपरेशंस डाले हैं क्या? नहीं सर, कंपनी ने 2 साल से ऑपरेशंस नहीं डाले। तो इस सिचुएशन के चलते हम लोग कंपनी को क्या ट्रीट करेंगे बेटा? इनएक्टिव कंपनी का दर्जा दे देंगे। फिर इनएक्टिव कंपनी को अर्जी लगाना पड़ता है और वो डोरमेंट का स्टेटस ले सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ले सकती है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो आप डोरमेंट की पूरी डेफिनेशन को लिखोगे कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने या फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए एंड जिसका सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, वैसी कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकती है डोरमेंट के स्टेटस के लिए। फिर इनएक्टिव कंपनी क्या होती है वो आपको बताना पड़ता है। फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 4 को छोड़ के कौन से, वो 4 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी ट्रांजैक्शन होते हैं। फिर देखो केस स्टडी के केस में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेन करके कि इट विल बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव कंपनी। क्या बताना पड़ता है बोलो? इट विल बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव कंपनी। ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड ऑलरेडी इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता चुका हूं, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करना है, आप प्लीज उसके ऊपर जाइएगा और एक राइटिंग प्रैक्टिस का जो मैंने कंपनीज एक्ट का सेशन लिया हो उसको अटेंड कर लेना और कंपनीज एक्ट के जितने भी क्वेश्चंस लिया हो मैंने उसको फिनिश ऑफ कर देना बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो सारे लोग। The articles of association of XYZ Limited provides that board of directors have authority to issue bonds provided the shareholders authorized such issue by necessary resolution in general meeting of the company. The company was in dire needs of the funds and therefore it issued the bonds to Mr. X without passing resolution in the general meeting. Can Mr. X recover the money from the company? डिसाइड रेफरिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंदर अपने रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ट वाला केस पढ़ा था, ये वैसे ही दिख रहा है बेटा। विदाउट पासिंग रेजोल्यूशन कंपनी को पैसा मिल गया तो उस केस के अंदर क्या कंपनी लायबल होंगी क्या? बिल्कुल, क्योंकि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स सब कुछ बराबर से है, हम ऐसे आउटसाइडर अज्यूम कर लेंगे, बराबर है ना। देखो द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो भी आउटसाइडर डील कर रहा है कंपनी के साथ वो यहाँ पे ये देखता है, वो अज्यूम कर सकता है चीजों को, किसको लेके कि जो इंटरनल कंप्लायंस की प्रोसीजर्स है और रेगुलेशन है बेटा वो प्रॉपर तरीके से हुए हैं करके, बराबर है ना। यस, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी चीजें इनकंसिस्टेंट नहीं है हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे। ये सेम बात रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ट के अंदर लिखी गई है। मतलब सिंपल सी बात, जो एमओए और एओए को पढ़ के मैं जा रहा हूं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, और उस केस के चलते सर लाइबिलिटी किसके ऊपर डाल दी जाती है? कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी डाल दी जाती है, ना कि आउटसाइडर्स के ऊपर। और ये सेम बात यहाँ पे लिखी गई है क्या? यस सर, ये सेम बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, ओके सर। अगला देखो, क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है उसके ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है? आप सोच के देखो ना बेटा, अब भी आपने रिवीजन किया और उसके कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देखना। देखिए क्या, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सब प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़ रुपए, जिसके अंदर 8 लाख क्या है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल है। क्या है बोलो जल्दी से? 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और 2 लाख रुपए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है, ऑफ 10 ईच। क्या है बोलो? ऑफ 10 ईच। तो 8 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ इतने ईच। ठीक है, अब देखो क्या बोल के रखा है यहाँ पे, कहा गया हाँ, JVN प्राइवेट लिमिटेड एंड सारा प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स इन सब प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सर ये जो सब वाली कंपनी है ना, सब, इस सब के अंदर क्या हो रहा है कि इसके जो 3 लाख शेयर्स है ये JVN होल्ड करता है बेटा, और जो सारा है ना वो इसके कितने होल्ड करती है? 50,000 इक्विटी शेयर्स को होल्ड करती है। ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोल के रखा है? JVN लिमिटेड एंड सारा लिमिटेड आर द सब्सिडरीज ऑफ PQR। अब ये दोनों क्या है बेटा? PQR की सब्सिडरीज है, ये इनको ऑलरेडी सब्सिडरीज बोल दिया गया है। ठीक है, ओके। अब विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आपको बताना है कि क्या ये जो सब प्राइवेट लिमिटेड है क्या ये PQR की सब्सिडरी होने वाली है क्या? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल क्या है, आपका आंसर क्या होता अगर सब प्राइवेट लिमिटेड के 9 में से 8 डायरेक्टर को कंट्रोल करते PQR? तो उस केस में जवाब क्या होता? तो देखो सेकंड केस के अंदर मैं जवाब देता कि यस, इस केस के अंदर सब्सिडरी बन जाती। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन जाती। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या पहले केस के अंदर सब्सिडरी है क्या? आप सोच के देखो ना, PQR और उसकी सब्सिडरीज मिला के भी 3.5 लाख की होल्डिंग है,
और अपने को चेक 8 लाख में से करना है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को नहीं करना। सर आपने ही तो बोला था कोई प्रेफरेंस शेयर जो सी से चालू होता है। बेटा सी मतलब कन्वर्टेबल, समझे क्या? सी मतलब समझे क्या? मतलब कन्वर्टेबल। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होगा उसको टोटल वोटिंग राइट्स में कंसिडर करते हैं, क्यूमुलेटिव को नहीं करते राजा, क्यूमुलेटिव को मत करना। तो आपको क्या करना है, आपको 8 लाख में से कितना चाहिए? 8 लाख में से मोर देन 50%, मतलब 4 लाख से ज्यादा चाहिए। अब इनके पास पूरा मिला के कितना है बेटा? 3.5 लाख ही है। तो क्या ये सब्सिडरी बनाएंगे क्या पहले केस में? नहीं सर, पहले केस के अंदर सब्सिडरी नहीं बनाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इतने कॉन्सेप्ट पढ़े, पर जब तक कोई बच्चा क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व नहीं करेगा, जब तक वो क्वेश्चन एंड आंसर्स को रीड नहीं करेगा, तब तक कोई मतलब नहीं है कितने भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन एंड आंसर्स को करके जाना इज वेरी वेरी मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो लॉ आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन कैसा हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, चलो आओ ध्यान दो। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। इसके अंदर 215 मेंबर है बेटा, जो नीचे यहाँ पे बताया गया है। डायरेक्टर्स है, एम्प्लॉयज है, एक्स एम्प्लॉयज, कपल्स और ये सब चीज है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसको कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी के अंदर। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर कितनी लिमिट होती है बेटा? 200 मेंबर्स की। तो अपने को मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है क्या रिडक्शन नेसेसरी है क्या? पहले तो मेंबर्स को काउंट करते हैं। सर डायरेक्टर्स ऑन रिलेटिव्स 190, 190 बिल्कुल सही है। एम्प्लॉयज को हम लोग काउंट नहीं करते, एक्स एम्प्लॉयज को भी काउंट नहीं करते। 5 कपल जो शेयर्स होल्ड करते हैं जॉइंटली, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको 5 ही काउंट किया है, सही काउंट किया है। और अदर्स 5 है। मतलब प्राइवेट कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से एग्जैक्ट 200 लोग हैं। मतलब क्या यहाँ पे रिडक्शन करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, यहाँ पे कोई भी रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। नो रिडक्शन, समझे क्या आप बात को? कोई रिडक्शन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। गॉट इट? क्या सभी लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ गई क्या? फटाफट जल्दी से बताओ मुझे, क्विकली क्विकली मुझे एक्सप्लेन कर दो सारे लोग। क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आई क्या अभी? है ना? क्या आपको ये पूरी पूरी बातें अभी समझ में आई क्या, जो मैंने कहा अभी आपके साथ? है ना? समझ में तो आया सर? बोलो 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 जल्दी से मुझे, समझ में तो आया सर? गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ अब यस, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ना। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही मस्त सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। देखो क्या, सुनो सारे के सारे लोग, ध्यान दीजिए ना यहाँ पे। मिस्टर एक्स हैड परचेज सम गुड्स फ्रॉम मिस्टर मेसर्स ए बी सी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। है ना? परमार साहिल कह रहे हैं सर हार्ड वाला। अरे परमार साहिल बेटा, आप होशियार ही इतने हो कि मैं क्या बताऊँ आपको। आपके सामने मैं अगर इंटर का भी सवाल डाल दूंगा बेटा, आपको इजी लग जाएगा। मेरी क्या गलती उसके अंदर? मैं तो हार्ड से हार्ड सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप होशियार ही उतने हो। मैं क्या करूं इसके अंदर, बताइए मुझे, है ना? अब आप सोच के देखो कैसे मैं लाऊं टफ क्वेश्चन बेटा। आप इतने, सभी लोग इतने शानदार है, इतने जबरदस्त होशियार है कि भाई उनको सब क्वेश्चन एकदम, बस वो इंस्टीट्यूट पेपर में मार्क्स नहीं देती, बाकी और कुछ नहीं। बाकी होशियार सब लोग है, बस आईसीआई गलती आईसीआई की भाई, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम चाहो तो पूरा नया कंपनीज एक्ट बना सकते बेटा, है ना? गलती तुम्हारी नहीं है, बट वो आईसीआई है ना, मानता नहीं बेटा। अब क्या करे उसके अंदर, है ना? चलिए आओ आओ यहाँ पे ध्यान दो। चलो सुनो, मिस्टर एक्स हैज परचेज सम गुड्स फ्रॉम मेसर्स एबीसी ऑन क्रेडिट। क्या कहा बोलो जल्दी से? एबीसी ऑन क्रेडिट। ठीक है ना? आओ। अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ वॉज अलाउड टू मिस्टर एक्स। 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया गया एक्स को। बिफोर द ड्यू डेट मिस्टर एक्स वेंट टू द कंपनी एंड वांटेड टू रीपे द अमाउंट। He found only Mr. Z, who was the factory supervisor of the company. Mr. Z told Mr. X that the accountant and the cashier were on leave. He is in charge of receiving money and he may pay the amount to him. Mr. X issued the money receipt under his signature. मतलब वो जो X व्यक्ति था ना बेटा, उसने क्या दिया? उसने रिसीट भी दिया। क्या दिया बोलो जल्दी से? उसने रिसीट भी दिया। समझे आप बात को? यस।
अब आफ्टर 2 months मेसर्स एबीसी लिमिटेड इशूड नोटिस टू मिस्टर एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। अब कंपनी ने यहाँ पे एक्स को बोला भाई तुमने पैसा ही नहीं दिया है, ड्यू पे करो, करो पे, ड्यू पे करो, करो पे करो, है ना। यस, मिस्टर एक्स ने इन्फॉर्म किया कंपनी को कि मैं तो ऑलरेडी ड्यूज पे कर चुका हूं और अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, अब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, ठीक है। ही ऑल्सो कंटेंडेड दैट जो मिस्टर जेड है ना, ये एम्प्लॉय है बेटा कंपनी का, और मैंने उसी को पेमेंट किया था और एज अ आउटसाइडर मैंने उसके वर्ड्स को ट्रस्ट किया था। तो इस सिचुएशन के अंदर ये कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है, इसके अंदर मेरा किसी भी प्रकार से कोई रोल कॉल नहीं है, मतलब मेरी लाइबिलिटी नहीं आने वाली है। तो आप जरा मुझे एक बात बताना, क्या मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी आएंगी या नहीं आएंगी? कमेंट करके जरा मुझे बताइए, सारे के सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी आएंगी या मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी नहीं आएंगी? फटाफट फटाफट एवरीवन जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्विकली क्विकली बताइए मुझे, क्या लाइबिलिटी आएंगी या नहीं आएंगी? नहीं सर लाइबिलिटी नहीं आएंगी। क्यों लाइबिलिटी नहीं आएंगी? क्योंकि समझो यहाँ पे वही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा कि कंपनी के इंटरनल अफेयर्स बिल्कुल सही है ना। एज अ आउटसाइडर कंपनी के इंटरनल में अगर कुछ लोचा चल रहा है तो उस लोचे के बारे में क्या मुझे पता होगा क्या? नहीं सर, उस लोचे के बारे में मुझे नहीं पता होगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ओके सर। सर एक बात ध्यान रखना, अगर इस सवाल में ये जेड मनी रिसीट इशू नहीं करता ना, तो फिर आपको याद है क्या सस्पेशन ऑफ इरेगुलरिटी वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था, वो पॉइंट यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता और मिस्टर एक्स लायबल हो जाता। पर क्योंकि यहाँ पे मनी की रिसीट भी इशू हुई है और मिस्टर जेड एम्प्लॉय है कंपनी का ही, इसलिए यहां पे परफेक्टली ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बैठ रहा है। अगर मिस्टर जेड एम्प्लॉय नहीं होता, वो कोई और थर्ड पार्टी होता, आउटसाइडर होता, तो उस केस के अंदर भी हम लोग क्या कहते सर, उस केस के अंदर भी यहां पे कौन फंस जाता? मिस्टर एक्स फंस जाता। कौन फंस जाता बोलो जल्दी से? मिस्टर एक्स फंस जाता। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं क्या, है ना। यस सर, चलिए आइए अब अब सारे के सारे लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग चलेंगे, हाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। देखो, एसके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ 6 लाख रुपए of 100 each, 6 lakh equity shares of 100 each, 2 lakh equity shares of the company are held by central government and government of Maharashtra 1.2 lakh rupees। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे ये मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है क्या? बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि मोर देन 51%, तो 6 लाख का 51% कितना होगा? कैलसी लगेगा अपने को, लोग बोलते हैं ना कैलसी नहीं लेके जाने का लॉ में, कौन बोलता है, है ना। जैसे देखो सर, 6 लाख का अपने को 51% करना पड़ेगा, 3,06,000 रुपए आ रहा है। पर इनका कितना आ रहा है बेटा? इनका तो होल्डिंग 3,02,000 का है। तो इस केस के अंदर नहीं, इनका होल्डिंग 3,20,000 का है ना, हाँ 3,20,000 का है। तो इस केस के अंदर अपन लोग क्या बोलेंगे सर, ये बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी है सर। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग अगर एग्जाम्पल के लिए 3,02,000 होता, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे, आप लॉजिकली सोच के बताओ, क्या यहां पे ये बोली जाती क्या यहां पे गवर्नमेंट कंपनी? नहीं सर, फिर ये गवर्नमेंट कंपनी बनती क्या? नहीं सर, फिर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनती। क्या आप इस बात को समझे? ओके परफेक्ट, ओके ओके ओके। ये देखो, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट कंपनी का। देखिए, नरेंद्र मोटर लिमिटेड is a government company. Shah Auto Private Limited is a private company having share capital of 10 crore divided into 10 lakh shares of 100 each. Narendra Motor holding 5 lakh 5,000 shares in Shah Auto Private Limited, और शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम करना चाहती है स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्या वो कर सकती है क्या? तो देखो, गवर्नमेंट कंपनी बनने के दो रास्ते होते हैं, एक तो 51% या दूसरा अगर वो किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी, अगर कोई कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो बन सकती है। अब सब्सिडरी बनने के लिए मोर देन 50% का क्राइटेरिया चाहिए। अब यहां पे देखो ना सर, 10 लाख है शाह ऑटो के और उसमें से 5,05,000 नरेंद्र मोटर के पास है। मतलब शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गई बेटा? एक सब्सिडरी कंपनी हो गई। और अगर कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी की, तो वो भी स्टेटस किसका ले लेती है? गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है। किसका स्टेटस ले लेती है बोलो? गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस ले लेती है। क्या आप इस बात को समझे क्या? आप इस बात को समझे क्या? जरा बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? क्विकली 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही प्यारा है बेटा, एक और बार फिर से घूरो लगे तो
और उसके बाद बताओ मुझे क्या आप इसको समझे क्या। हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है और उस गवर्नमेंट कंपनी की कोई दूसरी कंपनी सब्सिडरी बनती है, अब सब्सिडरी की दो कंडीशन आपको पता है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मोर देन 50% क्राइटेरिया। तो उस सिचुएशन के चलते अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी क्या हो जाती है सर, मान ली जाती है। क्या कहा मैंने, बोलो, वो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाती है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, बोलो बोलो बोलो, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, है ना। यस, चलिए आओ अब ध्यान देंगे। अब हम लोग चलेंगे एक और क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे, है ना। चलिए आइए सर, पेड अप शेयर व्हाट इज, सर व्हाट इज पेड अप शेयर। वाह रे वाह बेटा महेश यादव, तुम क्रिकेट ही खेलो बेटा, बल्ले ही खेलो तुम अभी, है ना, तुम बल्ले से ही कूटेंगे तुमको, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तुम ये अगर सवाल पूछ रहे हो व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल, तो बस हो ही गया बेटा, कल्याणी है फिर तो, है ना। चलो आओ ध्यान दो, चलो चलो चलो, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हम लोग चलेंगे अभी। मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन and his stay in India during immediately preceding financial year is 115 days. He appoints Mr. B as a nominee. क्या बोला, as a nominee who is a foreign citizen but has stayed in India for 130 days during immediately preceding financial year. क्या इज मिस्टर ए एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, मुझे बताइए। क्या वो आईसीआई वाला आंसर अपने को बनाना है। आईसीआई वाला क्या कहता है कि सर मिनिमम 120 डेज रहना चाहिए इंडिया में, तो क्या ये बना सकता है क्या, नहीं सर ये ओपीसी नहीं बना सकता, क्योंकि पिछले साल ये कितने समय रहा बेटा, केवल और केवल 115 दिन रहा, 120 दिन का क्राइटेरिया फुलफिल किया क्या, नहीं सर नहीं किया। सर क्या ये अगर बना सकता है तो क्या मिस्टर बी को नॉमिनी रख सकता है क्या, नहीं सर मिस्टर बी को भी नॉमिनी नहीं रख सकता, क्योंकि ये फॉरेन सिटीजन है, जबकि इंडियन सिटीजन ही कौन बन सकता है सर, नॉमिनी बन सकता है। क्या आप इस बात को समझे क्या, बोलो। एकदम इजी इजी इसका आंसर है, सारे लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या, है ना। यस। अब देखो, अब मैं आपको एक खतरनाक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, प्राइवेट कंपनी का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। आज का अपना आखिरी क्वेश्चन भी ये रहने वाला है, ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग, एकदम इज्जत में अभी, एकदम खतरनाक, ठीक है ना। ध्यान दो यहाँ पे। क्या सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं सर, यहां हम लोग यहाँ पे अभी देखो क्या, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड is a Jagannath Oils Limited is a public company having कितने members, 220 members, out of which 25 members were employed in the company ड्यूरिंग, देखो क्या, ड्यूरिंग, देखो क्या, ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2006 से 28 जून 2016 they were allotted shares in Jagannath Limited first time during 1st July 2007 which were sold by them on 1st August 2016 को उन्होंने बेच दिया। और आफ्टर सम टाइम 1 दिसंबर को ईच ऑफ दोस 25 मेंबर्स ने फिर से शेयर्स को एक्वायर किया जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड में, जो अभी तक इसको होल्ड करके रखे हुए हैं। अब वो खुद को कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो आपको जवाब बताना है कि क्या जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड को मेंबर्स को रिड्यूस करना है क्या, और क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ये 25 मेंबर्स एम्प्लॉय होते बेटा 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2017 तक अगर एम्प्लॉय होते, तो उस केस के अंदर आपका जवाब क्या होता है ये आपको बताना है। मैं चाहता हूं, है ना, आप इसको एक बार क्या करो, फिर से पढ़ो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एक बार प्लीज गो थ्रू करो, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा, क्विकली क्विकली क्विकली। पढ़ने के बाद बताना हाँ सर डन हो गया पढ़ के, है ना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
पढ़ा? देखो क्या कह रहा है ये सर, कंपनी के अंदर है ना 220 मेंबर्स है, ये उनमें से 25 मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है, जो समझो ना, जो 1 4 6 से लेके 1 4 6 से लेके 28 6 16 तक क्या थे बेटा? एम्प्लॉय थे। क्या थे बोलो? एम्प्लॉय थे। ठीक है, इनको क्या हुआ, इनको देखो 1 जुलाई 2007 को इनको शेयर्स अलॉट हुए, जो इन्होंने कब बेचे? जो इन्होंने 1 8 2016 में इन्होंने बेच दिए। फिर 1 दिसंबर को इन्होंने वापस से शेयर्स खरीदे बेटा, और आज तक वो क्या है, शेयर्स को होल्ड करके रखे। मतलब बेसिकली क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट के समय इनको शेयर्स मिले, बट एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, इन्होंने शेयर होल्ड कर रखे थे, बाद में शेयर्स को बेच दिया। फिर कुछ समय बाद जब ये एम्प्लॉय नहीं है, उस समय इन्होंने शेयर्स को खरीदा और आज भी ये इसको होल्ड करके रखे। मतलब वो जो एम्प्लॉयज को अपन काउंट नहीं करते थे 200 के लिमिट के में, 200 के लिमिट में, क्या वो यहां पे पॉसिबल होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा, क्योंकि ये तो नए शेयर्स खरीद लिए इन्होंने। ऐसा थोड़ी होगा जो शेयर पिछले बार बेचा वही शेयर इनके पास आया करके, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। तो इस केस के अंदर ये लोग क्या काउंट होंगे क्या? हाँ सर, काउंट होंगे। मतलब 220 मेंबर्स माने जाते हैं कंपनी के। इसका मतलब है कंपनी को कितने मेंबर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा? 20 मेंबर्स को कंपनी को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके 200 की लिमिट आएंगी, और 200 के लिमिट में फिर कंपनी खुद को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर सकती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। क्या कहा मैंने? बोलो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे, क्या आपको ये पूरी बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? एकदम जबरदस्त तरीके से पूरी बातें क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए मुझे, है ना। फिर एक दूसरा सवाल भी लिखा गया था कि सर ये जो 25 मेंबर्स है ना, ये एम्प्लॉय है फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल से 28 जून 17 तक। अरे भाई 28 जून, देखो क्या बोला यहां पे, 28 जून 17 तक, ठीक है ना। देखो 28 जून 17 तक, 28/6/17 तक। तो इस केस के अंदर आपका जवाब क्या होगा? सर इस केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि जब वो एम्प्लॉय है उस समय अगर ये शेयर्स को परचेस सेल कर रहे हैं तो उनको काउंट नहीं करेंगे। मतलब सेकंड केस के अंदर मेंबर्स को रिड्यूस करने की जरूरत है क्या? नहीं सर, इस केस के अंदर मेंबर्स को रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। समझे क्या आप बात को? हाँ, मतलब ऊपर वाले केस में मेंबर्स को रिड्यूस करना है, नीचे वाले केस में मेंबर्स को रिड्यूस नहीं करना है। समझे आप बात को? यस सर, गॉट इट एवरीवन? क्या आप ये बात को समझे? यस सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ओके सर, तो देखो अपना यहाँ पे क्या समाप्त होता है सर, अपना यहाँ पे जो स्पेशल 26 की हमारी रिवीजन सेशन चालू हुआ है, इसका यहाँ पे आज अपना कंपनीज एक्ट पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है। हमारा अगला एक्ट कौन सा होने वाला है सर? हमारा अगला एक्ट कल होने वाला है, पार्टनरशिप एक्ट चालू, जिसके अंदर हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? यस सर, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 अपने को होली के पहले कंप्लीट कर लेना है। फिर होली की छुट्टी आएंगी एक दिन, फिर उसके बाद अपन एक छोटा सा एक्ट निपटाएंगे, दैट इज एलएलपी एक्ट को फिनिश ऑफ करेंगे। क्या? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल फिनिश ऑफ करेंगे। राइट, होप सो आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है तो लाइक करना, और बाद में मुझे कमेंट करके बताना, जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो, जो लाइव देख रहे हैं, वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ या नहीं हुआ, ये जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जिसको देखो रिवीजन के अंदर से, अब देखो कुछ बच्चे रिवीजन की मदद से हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ ले, पर थोड़ा सा मुश्किल है। किसी को अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच को एनरोल कीजिए हमारे, जो ultimateca.com के ऊपर अवेलेबल है। 2 महीने से कम का समय है आपके पास अटेम्प्ट के लिए, तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाइए, जिसमें 81 आवर्स के अंदर पूरे लॉ 100% लॉ को कवर किया हो, विथ राइटिंग प्रैक्टिस, विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन। और अगर 2 महीने से ज्यादा है तो आप फिर रेगुलर
रेगुलर बैच को चाहिए फिर मैं देखो स्पेशल 26 रिवीजन तो वैसे भी अवेलेबल रहने ही वाला है, तो रेगुलर और फास्ट ट्रैक के बाद अगर आप रिवीजन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा क्लैरिटी होंगी। पर अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है और आप डायरेक्टली चीजें देखोगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफी हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, राइट। ओके, किसी को अगर जिन किताबों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये किताबें igsir.in के ऊपर अवेलेबल है। इसके अलावा स्पेशल 26 6.2 का हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जरूर से उस टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाइए ताकि जितने भी मेरे अपडेट्स होते हैं वो मैं सारे के सारे अपडेट्स आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देने वाला हूं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। जरूर से लेक्चर खत्म होने के बाद प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर डालिएगा, आपके हर एक कमेंट का रहेगा मुझे इंतजार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।